अच्छा, तो कल जैसे कि हमने यूज स्टेट हुक को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। जो लोग कल की क्लास में नहीं थे, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो नहीं थे वो लाजमी जाकर हमारे यूट्यूब के ऊपर अपलोड, आई थिंक सो हो गई होगी या विद इन। नहीं, हमने शारून शारून हमने जीमेल पे अपलोड गूगल ड्राइव पे करके शेयर करा दिए, कल ही रात में ही शेयर करा दिए हमने। अच्छा सर, ठीक है सर, वेल डन। लेकिन शारून, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी जी रिक्वेस्ट है। जी। जाहिर है कल सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, सुने। कल था संडे, और संडे जी को जी। यूजुअली लोग अपने फैमिली के दूसरी एंगेजमेंट्स में, कोई गेस्ट आए हुए होते हैं, वो कहीं होते हैं, बिजी होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, थोड़ा सा आप इसको रिपीट कर दें, ठीक है? चलें, ठीक है, मैं करता हूँ। थोड़ा सा रिपीट कर दें, जी एक जी। ओवरव्यू के फॉर्म में रिपीट कर दें बस। ठीक है, मैं उसके बाद करता फिर हूँ। आप। ठीक है। अच्छा, बेसिकली कल जो हमने देखा था वो था हमारे पास ये यूज स्टेट का हुक। ठीक है, बेसिक ये तो राउट बना हुआ है। इसके अंदर ये मैंने दो कंपोनेंट्स बनाए थे, कलर पेज का और ये एक काउंटर का कंपोनेंट बनाया था। तो खैर कलर पेज का तो नहीं मैं आपको दिखाऊंगा, काउंटर वाला, क्योंकि काउंटर वाले पे हमने ज्यादा बातचीत की थी। ठीक है। तो सिंपल है, मैं इसको अपने यूआई के ऊपर भी ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है ना मैं इसका सारी चीजें दिखा पाऊँ। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया कल का हमारा जो कोड हमने किया था। ठीक है। अच्छा, बेसिक हुक्स होते क्या हैं? ठीक है। हुक्स इन सिंपल फॉर्म एंड इन इजी फॉर्म जो होता है ना, हुक्स का मतलब ये होता है कि ये जो मेरे पास अभी फंक्शनैलिटी होगी ना, जैसे कि देखिएगा, प्लस करूंगा तो प्लस होगा, माइनस करूंगा तो माइनस होगा। ठीक है। हुक्स का बेसिक मकसद ये होता है, हुक से क्या हम समझते हैं? हुक यानी कि हुक कर देना, यानी कि वो होता है ना जैसे पिन, लाइक फॉर सपोज हमारे पास दो एंड्स है, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और बीच में एक रस्सी लगा देते हैं हम। ठीक है। तो वो दो एंड्स जो है ना आपस में हुक हो जाते हैं, आपस में एक ब्रिज बन जाता है उनके दरम्यान, एक हुकिंग हो जाती है उनके दरम्यान। ठीक है। यहाँ पर भी बेसिक ये जो हुक्स है ना, इनका यही काम है। ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास इसी तरह से काम करती हैं कि ये जो मेरे पास, लेट सपोज मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा, और ये जो मेरे पास यूआई पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये किस वजह से हो रहे हैं? ये जो मैंने अपने पास यहाँ पर यू स्टेट का हुक लगाया हुआ है। अब इसकी मैं थोड़ी सी वर्किंग बता देता हूँ, बाकी इन डेप्थ तो आज मुश्किल हो जाएगा। मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक, नहीं, ताकि नेक्स्ट शारून टॉपिक आप शारून अच्छे एक से। मिनट, मेरे जी मेरे जी। भाई असद असद मिर्जा भाई ने एक मैसेज किया है कि पोस्टग्रे सीक्वल करा दें। मेरे दोस्त, ये क्लास जो है ना रिएक्ट की है, पोस्टग्रे सीक्वल की नहीं है, ठीक है? तो ये आप बहुत आगे के एडवांस लेवल की बातें कर रहे हैं कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो रही है, तो काइंडली जरा अपने आप को अभी यहीं तक रखें। पोस्टग्रे सीक्वल भी होगी, लेकिन थोड़ी बाद में होगी, ठीक है? अभी हम एक एक अपना फ्लो लेके चल रहे हैं कोर्स का, ठीक है? ओके। जी जी। अच्छा सर, एक और भी चीज है कि चैट्स के अंदर कुछ मैंने कमेंट्स देखे जो लोग बोल रहे हैं कि वी आर नॉट प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास। ठीक है। तो अच्छा, खैर, तो मैं उनके लिए हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कल की क्लास लीजिए, क्योंकि उसमें तो खैर बहुत डिटेल से सिर्फ हमने यूज स्टेट पे, ठीक है, एक डेढ़ घंटा सिर्फ यूज स्टेट पे बात की। तो अब अगर मैं आज भी करूंगा इतनी लंबी बात, तो फिर तो आज वाला टॉपिक रह जाएगा ना। ठीक है। तो रह इसलिए जाएगा। जी, तो इसलिए जो जी है ना जी। मैं थोड़ा सा आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ कि किस तरह से वर्क करा है। बाकी जो बिहाइंड द सीन इसके चल रहा है, वो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जाकर जो है ना वहां पर देखें, क्योंकि अभी मैं उस चीज को शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक पूरे फ्लो के साथ होता है। ठीक है। तो बीच बीच जो है मैं वो चीज बता नहीं सकता आपको। ठीक है। तो इसलिए मैं वर्किंग बता देता हूँ। बेसिक ये एक यूज स्टेट है। ये एक स्टेट वेरिएबल है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल हमारे पास होते हैं, ठीक है, इसी तरह का ये एक वेरिएबल है। और ये जो है ना, ये इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए एक हमने क्या बनाया, एक हमने नहीं बनाया, बल्कि ये जो यूज स्टेट का हुक है ये हमें प्रोवाइड करता है ये फंक्शन। अगर मैं इस पे हॉवर करूं तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूं रिटर्न के अंदर, तो रिटर्न अ स्टेटफुल वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट। किसको अपडेट करने के लिए? इस वैल्यू को, इस स्टेटफुल वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। ठीक है। तो अब हमने क्या किया भाई, कल हमने दो चीजें और भी देखी थी, इवेंट्स भी देखे थे। बेसिक ये इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स लाइक कि ये ऑन क्लिक का फिल हमने यूज किया था यहाँ पर भी, इस बटन में भी, और इस इसके अंदर बटन में भी। लेट सपोज अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, सिर्फ मैं आपको भी बस करने के लिए, लेट सपोज मैं इन दोनों इवेंट्स को यहाँ से हटा दूं,
तो पहले आपने देखा कि जब मैं बटन को प्रेस कर रहा था तो मेरे पास यहाँ पे चेंजेस हो रहे थे, देखें। अब कुछ भी नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पर जिन इवेंट्स के थ्रू, जिस इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है, जिन फंक्शंस के थ्रू ये काम होना था, ठीक है, वो मैंने हटा ही दिए हैं, ठीक है। तो बेसिक ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये हमें इस चीज को अलाउ करते हैं, ठीक है, कि अगर लेट सपोज कोई भी हमें इस यूआई पे इंटरेक्शन करवानी है ना, कोई बटन है, कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कोई कुछ भी है, ठीक है, लेट सपोज ये जूम इन का बटन है, अगर ये जूम इन के ये चीज करवानी है तो इसके लिए भी हमारे पास एक ऑन क्लिक का इवेंट बिहाइंड द सीन यूज हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से अब ये ऑन क्लिक का सिर्फ एक इवेंट नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वो एज पर आपकी रिक्वायरमेंट के जो है ना यूज होते हैं। जब आप आगे एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आती है, बट मेनली क्लिक की फंक्शनैलिटी के लिए ऑन क्लिक का इवेंट होता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब इसके अंदर जो है हम एक फंक्शन पास करवाते हैं, क्योंकि ऑन क्लिक कहता है कि भाई मैं ऑन क्लिक तो हो जाऊंगा, मैं ट्रिगर तो हो जाऊंगा जब बटन पे दबाओगे, बट मैं ट्रिगर होने के बाद क्या करूं मुझे ये भी तो बताओ ना। तो उसके लिए हमने आगे उसको एक फंक्शन दे दिया है, इस फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और बाकी इसकी इन डेप्थ जो है ना, मैंने एक्सप्लेनेशन कल की थी, उसको आप लाजमी देखिएगा जाके, ठीक है। तो ये सब हो रहा है यहाँ पर, ये इवेंट इस तरह से परफॉर्म कर रहा है कि जब मैंने इवेंट लगा दिया तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अब ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, दो फंक्शन है, एक है हैंडल क्लिक इंक्रीज, हैंडल क्लिक डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डिक्रीज, एक सेकेंड, डिक्रीज, ठीक है। दो फंक्शन लगाया हुआ है, हैंडल क्लिक इंक्रीज और हैंडल क्लिक डिक्रीज, ठीक है। मैं सिंबल बदल देता हूँ, एक्चुअली वो ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, ताकि माइनस पे डिक्रीज हो, डिक्रीज वाला फंक्शन कॉल होगा, प्लस के ऊपर इंक्रीज वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो दो फंक्शन बना दिए, हैंडल क्लिक इंक्रीज का, हैंडल क्लिक डिक्रीज का। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया है कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ना, मैंने यूआई के अंदर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट में करली ब्रेसिस के अंदर मैंने यहाँ पर रखा है, जिसकी जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है बेसिक, ये वेरिएबल है, ठीक है। और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, राइट नाउ जीरो है, यानी कि इनिशियल इसकी वैल्यू है जीरो, ठीक है। और जब जाहिर सी बात मैं इसको अपडेट करूंगा, लाइक के प्लस पे क्लिक करूंगा तो प्लस होगा, माइनस पे करूंगा तो माइनस होगा, यानी कि क्या हो रहा है, अपडेट हो रही है। और अपडेट किसके थ्रू मैं करवा रहा हूँ, इस फंक्शन के थ्रू करा रहा हूं, जो मुझे यूज स्टेट हुक के थ्रू जो है ना मुझे मिल रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, सेट काउंट लगाया, काउंट वेरिएबल लिया जो कि यहाँ पर है, और उसमें प्लस वन कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जो डिक्रीज का फंक्शन है उसमें सेट काउंट लगाया, और जो काउंट का वेरिएबल है उसमें माइनस वन कर दिया। अब बेसिक फ्लो किस तरह से होगा, ठीक है, फ्लो इस तरह से होगा कि जैसे प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, जैसे इस बटन पे, प्लस वाले बटन पे क्लिक किया, ऑन क्लिक का इवेंट अकर हुआ, और उसमें मेरा हैंडल क्लिक इंक्रीज जो है ना कॉल हुआ। जैसे हैंडल क्लिक इंक्रीज कॉल हुआ, तो हैंडल क्लिक इंक्रीज के अंदर जब आया तो उसने देखा कि अच्छा ये वाला फंक्शन है, उसने क्या किया, काउंट के अंदर ये जो काउंट का वैल्यू उसने प्लस वन कर दिया उसमें। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे जब भी मैं प्लस क्लिक करूंगा तो जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें वन ऐड हो जाएगा, अब मैं करता जाऊंगा तो हो जाएगा। इसी तरह से माइनस का भी फंक्शन जो है ना वर्क कर रहा है। तो सर मेरे ख्याल से इतना काफी है, आगे बढ़े। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है। और ये स्टेट मैनेजमेंट जो है, समझ लें कि ये हम क्यों करते हैं, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। स्टेट मैनेजमेंट जब भी आपको ब्राउजर से इंटरेक्शन करनी होती है, क्लाइंट ब्राउजर से इंटरेक्टिविटी आपने अगर प्रोवाइड करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वहां पर आपको फिर ये स्टेट मैनेजमेंट करनी पड़ती है। इन वेरिएबल्स में, लोकल वेरिएबल्स में डेटा को स्टोर करना पड़ता है। और लोकल वेरिएबल्स का डेटा जो है वो मैनिपुलेट करते हैं और उसको परसिस्ट करवाते हैं ब्राउजर में ही। और उसके बाद उनके ऊपर सर्टेन इवेंट्स को डिफाइन किया जाता है। वो जो इवेंट्स डिफाइन करते हैं हम वाया रिएक्ट हुक्स के डिफाइन करते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप प्योर एचटीएमएल पे काम करते हैं, प्योर जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं, तो उसके भी तरीके कार हैं कि वो आप डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर और वो इस तरह का पूरा एक सिंटैक्स होता है जिसके थ्रू आप इवेंट को रजिस्टर कराते हैं स्पेसिफिक कंपोनेंट पे एचटीएमएल के, और उसके बाद उसको ट्रिगर कराते हैं। सिमिलरली रिएक्ट के थ्रू जब आप काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रिएक्ट जेएस को यूज कर रहे हैं, इंटरेक्टिविटी भी सारी उसी के थ्रू मेंटेन होगी, तो वहां पर मैकेनिज्म जो है ना वो हुक्स का यूज किया जाता है इवेंट हैंडलिंग के लिए। इतना याद रखें, जितने भी क्लाइंट के ब्राउजर के अंदर कंपोनेंट एचटीएमएल के नजर आ रहे हैं, उनके अंदर जो इवेंट मैनेजमेंट अगर आपने करनी है, उनसे इंटरेक्शन देनी है, इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है क्लाइंट ब्राउजर के अंदर, तो वहां पर आप रिएक्ट एक मैकेनिज्म देता है जिसको हुक्स कहा जाता है, उनको यूज करते हैं। और हुक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, कि कंपोनेंट की स्टेट क्या है, कोई वेरिएबल अगर परसिस्ट करा रहे हैं उसकी स्टेट क्या है, ठीक है।
तो ये चीजें कल जो क्लास थी शारून की, उसमें बहुत अच्छी तरीके से शारून ने इतना डेप्थ के अंदर बताया है कि वन ऑफ द बेस्ट क्लास है शारून की वो। तो अगर आप लोगों को वो हमने जीमेल ड्राइव अपनी गूगल ड्राइव पे भी अपलोड करके शेयर करा दी हुई है, तो आप इस क्लास के बाद उसको देख सकते हैं, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने इतनी अच्छी क्लास ना यूट्यूब पे नहीं देखी अभी। अब मैं अब तक मैंने जितना भी देखा है, इसको समझा है, रिएक्ट किया है और ये क्या है, इतनी अच्छी क्लास मैंने नहीं देखी। ठीक है शारून, शारून कंटिन्यू करें आप। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अब जो है फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं यूज स्टेट को। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है यूज इफेक्ट। ठीक है, तो सिंपली कल भी मैंने बताया था कि मैंने अपनी उसी वाली रेपो के अंदर एक स्टेट मैनेज का ग्रुप राउट बनाया हुआ, और ये सिंपल बस नाम इसीलिए रखे ताकि ये डिफाइन हो कि भाई ये यूज इफेक्ट का इस राउट में सारा काम हुआ है, उसमें यूज स्टेट का काम हुआ है बस। बाकी इसका हुक से कोई ताल्लुक नहीं है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इस फोल्डर का अपने कुछ भी उसका ताल्लुक नहीं उससे। ठीक है। अच्छा खैर, मैं यूज इफेक्ट वाले पेज में आ गया और फिर यहाँ पर मैंने एक अपना कंपोनेंट रेंडर कराया, तो बेसिक हम इसी कंपोनेंट पे जाके सारा काम करेंगे। ठीक है, तो मैं इस पे चला गया अपने कंपोनेंट पे। शारून, अच्छा, शारून थोड़ा सा जी जूम इन सर। कर दें, अपनी चीजों को जूम इन कर दें ताकि आराम से नजर आ जाएंगे। थोड़ा सा जूम इन कर दीजिएगा। सर इतना बहुत है। बहुत है, जबरदस्त। वेल डन। ठीक है, तो अब जो है मैं अपने बेसिक उस जगह पर आ गया हूँ। ठीक है, जहाँ पर मुझे अपने सारे यूज इफेक्ट इफेक्ट का काम करवाना है। अच्छा बेसिक, मैंने आप अगर आप नाम देखें कंपोनेंट का तो मैंने रखा हुआ है साइड इफेक्ट्स। ठीक है, साइड इफेक्ट्स। ठीक है, अब ये साइड इफेक्ट से क्या बेसिक मतलब होता है, मैं पहले आपको थोड़ा सा ना यूज स्टेट का ओवरव्यू दे दूंगा ये करते हैं क्या है, और फिर जो है ना मैं इसको कोडिंग में आप बताऊंगा, तो आप ताकि आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, साइड इफेक्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, कि हमारा ये जो युआ है ना, लेट सपोज जैसे साइड इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ, खुद से बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसी साइड इफेक्ट का मतलब है बेसिक कि जैसे ही ये मैं रिलोड करूँ अपना कंपोनेंट, ठीक है, तो ये जो युआ है ना, ये युआ यहाँ पर हो जाए। ठीक है, और साइड इफेक्ट यानी कि जो भी मैं जो है ना साइड इफेक्ट रखूंगा ना, अभी आपको करके दिखाऊंगा कि यूज इफेक्ट का बेसिक पर्पस क्या है, कि उसका मतलब ये होता है कि यूज इफेक्ट के अंदर विद इन यूज इफेक्ट में जो भी कोड रखूंगा, ठीक है, वो पैरेलल इस चीज के ये तो परफॉर्म होगी होगी, लेकिन पैरेलल वो जो है ना काम होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं काम। ठीक है, और एट द एंड जब सारा मेरा यूआई का काम हो जाएगा, जब सारे मेरे सिंक्रोनस टास्क परफॉर्म हो जाएंगे, तो एट द एंड जो मेरा यूज इफेक्ट में जो भी कोड होगा ना, वो मेरे पास कंसोल के ऊपर, या अगर मैंने यूआई में उसको किया हुआ है, तो वो मेरे पास यहाँ पर जो है ना इफेक्ट बेसिक जो है ना शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब हम कोड में समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि मेनली इसका पर्पज है आपकी वेबसाइट के अंदर साइड इफेक्ट्स को देना। ठीक है, तो अब जो है ना हम सिंपली जैसे कल हमने अपना बनाया था यूज इफेक्ट का, ओ सॉरी यूज स्टेट का हुक बनाया था। ठीक है, और उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं खुद से। ठीक है, नहीं तो अगर जैसे मैं जैसे लिखूंगा ना यहाँ पर यूज इफेक्ट, ठीक है, तो आप देखिएगा मेरे पास सजेशन आ गई, और ये सजेशन कहाँ से इंपोर्ट होगा, रिएक्ट से। जितने भी हुक्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हुक्स हैं, ठीक है, वो रिएक्ट से आ रहे हैं, खासतौर पर वो हुक्स जो रिएक्ट के हुक हैं। ठीक है, अच्छा हुक्स भी बहुत किस्म के होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे हुक्स रिएक्ट रिएक्ट के हों। जब आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करेंगे तो उनके भी अपने हुक्स होते हैं, जरूरी नहीं कि वो React के ही होंगे, वो उनके अपने होते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट का हुक है। ठीक है, यूज इफेक्ट रिएक्ट का हुक है, और ये कहाँ से खुद ब खुद इंपोर्ट हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर इसको एक्सेस किया है, ये मेरे पास रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, जो हमारा यूज स्टेट का हुक था ना, वो हमें क्या कर रहा था, मैं फिर से उस पे जाता हूँ ताकि आपको मैं रिलेट कर पाऊँ। ठीक है, जो यूज स्टेट का हुक था वो क्या कर रहा था, हमें ये एरे दे रहा था जिसमें हमें दो चीजें वो रिटर्न कर रहा था, एक तो वेरिएबल, और एक हमें दे रहा था फंक्शन टू अपडेट दिस वेरिएबल। बट ये जो यूज इफेक्ट है ना, ये इससे डिफरेंट है, ये इस तरह का नहीं है। ठीक है, ये इससे डिफरेंट है। बाकी जितने भी हुक है स्टार्ट ये यूज से ही होते हैं, यूज का एक समझ एक कन्वेंशन है, और उसके बाद आगे आगे जो बेन हुक का नेम होता है ना, वो आ जाता है इफेक्ट, जैसे इसका नाम है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको कॉल करूंगा, ये सिंपल इसका सिंटेक्स है। ठीक है, जैसे मैं इस पे अगर हॉवर करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है, एक्सपेक्टेड वन टिल टू आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि दो आर्ग्यूमेंट्स जो है ना ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बट अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने उसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। अच्छा, इसमें से जो एक आर्ग्यूमेंट होता है ना, अगर हम यहीं पे पढ़ लें, तो एक आर्ग्यूमेंट होता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है डिपेंडेंसी एरे।
इसको कहते हैं डिपेंडेंसी एरे। अभी मैं जब करके दिखाऊंगा तो आप अच्छे से उसको समझ लेंगे, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर देता हूँ। अच्छा, ये कॉल बैक फंक्शन क्या और ये मैंने किस तरह से बनाया है, ठीक है। मैं यकीन करता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट जो है हमने स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से बोलते आ रहे हैं कि अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट आती है तो फिर आप नेक्स्ट जेएस को सीखें, अगर नहीं आती तो फिलहाल आप टाइप स्क्रिप्ट भी सीखें। तो यकीनन हम कॉल बैक्स बहुत सारे बनाते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, बताया भी गया इनका पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो मैं अपने जो पर्पस है ना बेसिक आज का, इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा, मैं कॉल बैक वाली साइड पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने सिंपली देख लिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया यूज इफेक्ट, ठीक है। क्या लिखा, यूज इफेक्ट। एंड यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपल एक स्टैटिक यहाँ पर मैं दे दूंगा कंसोल, और मैं यहाँ पर लिखूंगा साइड इफेक्ट्स रेंडर्ड, ठीक है। साइड इफेक्ट्स रेंडर्ड, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने एक स्टैटिक कोड जो है ना एक मैंने वैल्यू दे दी कि साइड इफेक्ट्स रेंडर्ड, ठीक है। इसको जो है ना मैं बटन बना देता हूँ, ठीक है। बटन बना देता हूँ या, ठीक है, और इस पे मैं लिखता हूँ क्लिक, जस्ट सिंपल। फिलहाल हम इसके साथ कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, इस पे मैं बस लिखता हूँ क्लिक, ठीक है। अच्छा, तो राइट नाउ जो है ना, मैं आपको बताता हूँ अब होगा, अब ये एरर मेरे पास क्यों आ रहा है, ठीक है। कल हमने एक चीज सीखी थी कि जब भी हमें अपना क्या कहते हैं कि कोई भी हुक इस्तेमाल करना है, रेक्ट का कोई भी हुक इस्तेमाल करना है, तो हमें एक ऊपर डायरेक्टिव लगाना पड़ता है। कौन सा डायरेक्टिव, यूज क्लाइंट डायरेक्टिव। अब ये यूज क्लाइंट डायरेक्टिव क्यों लगाते हैं, इसकी क्या वजह है, तो नेक्स्ट जो हमारी आने वाली क्लासेस हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लेंगे, कभी भी कोई भी यूआई पे इंटरेक्शन का काम करना है ना, खा वो आपने ऑन क्लिक का इवेंट अक्कर करवाना है, खा वो आपने कोई हुक इस्तेमाल करनी है, खा कुछ भी तरह की कोई भी आपने क्या कहते हैं कि इंटरेक्शन परफॉर्म करनी, एनिमेशन करनी है, तो आपको ये वाली डायरेक्टिव लाजमी लगानी पड़ेगी यूज क्लाइंट की। अब ये क्या करती है, क्यों लगानी है, ये हम आगे जाके सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने एक बटन सिंपल स्टैटिक बना लिया, ठीक है, और इस पे कुछ भी फंक्शनैलिटी नहीं है, बस मैंने अभी फिलहाल के लिए वैसे ही बनाया, आगे जाके हम देखेंगे। फिलहाल हमने गौर करना है इसके ऊपर, ये किस तरह से हमें कंसोल में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल की जगह एक और काम कर दूं, कि अगर मैं इसको अलर्ट कर दूं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये अलर्ट क्या करता है, यहाँ से मैं अपना जो है ना इफेक्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऐसा ये जो अलर्ट है ना, ये कुछ भी नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, ये भी कंसोल ही है, इसका कोई भी इससे ताल्लुक नहीं, समझ लें कि बस अलर्ट का काम होता है ये पॉपअप शो कर देना, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा देखें, मैं रिलोड करता हूँ अपना पेज, आपने गौर से देखना है यूआई को। आई थिंक सो अभी वो जो है ना बार बार करेगा। अच्छा, चारून, जैसे ही अगर मैं, अगर अगर कंसोल से समझा सकते हो तो कंसोल अच्छा से सर, भी। जी जी, हाँ। कंसोल कर, हाँ, वो सबसे एंड में प्रिंट हो जाएगा, सही है। ओके ओके। अच्छा ये देखें, जैसे करूंगा यहाँ पे आपने गौर करना है, जैसे ही मैं सॉरी क्लिक कह रहा हूँ, जैसे मैं रिलोड करूंगा पेज को, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास साइड इफेक्ट रेंडर ही आएगा, क्योंकि मैंने दूसरा कोई कंसोल किया नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। वो भी यहाँ पे करो। मैंने हाँ, जी, यहाँ पर मैंने बाहर कंसोल किया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंपोनेंट रेंडर, या रेंडर लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो यूज इफेक्ट के अंदर मेरे पास कंसोल की स्टेटमेंट है वो क्या है, साइड इफेक्ट्स रेंडर। अब जो सिंपल जो हमारा इससे बाहर कंसोल डॉट लॉग है, ये वाला कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट रेंडर, ठीक है। अब आपने देखना है कि पहले कौन सा कंसोल होगा, और अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें, यानी कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, पहले हमारा ये वाला है ना, ये तो चले खैर यूआई पे आएगा तो इसका हम ऐसा इतने अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं इसको कैसे देखें, रिलोड करूँ, साइड इफेक्ट रेंडर। अब मैं एक और चीज बताता चला जाऊं कि जैसे ये दो दो दफा हो रहे हैं ना, कंपोनेंट रेंडर फिर यहाँ पे साइड इफेक्ट रेंडर, तो कल भी मैंने अपनी क्लास में बताया था, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रिएक्ट क्या करता है, जब हम
डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं। यानी जब हमारा सर्वर चल रहा होता है ना, डेवलपमेंट सर्वर चल रहा होता है, जैसे कि हम चलाते हैं ना npm run dev, तो इसका क्या मतलब कि हमने अपना डेवलपमेंट सर्वर चलाया है। इस एनवायरनमेंट के अंदर जो होता है ना, रेक्ट हमेशा ब्राउजर के ऊपर जो होता है ना कंपोनेंट को दो दफा रेंडर करता है, एक दफा टेस्टिंग मोड के अंदर और एक दफा जो है ना असल में रेंडर करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास दो दो दफा आ रहा है, बट आप इसको यही कंसिडर करें कि ये एक दफा ही हमारे पास बेसिक जो है ना रेंडरिंग हो रही है। ठीक है, तो अब आप इस चीज पे गौर करेंगे, पेन से पहले कौन सा कंसोल आया। ठीक है, पहले आया मेरे पास ये कंपोनेंट रेंडर का कंसोल, और फिर आया साइड इफेक्ट रेंडर का कंसोल। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि यूज इफेक्ट का मतलब होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे पेज के ऊपर क्या करना, साइड इफेक्ट्स को देना। यानी कि ऐसे इफेक्ट्स जो कि जब सारे टास्क परफॉर्म हो जाए। लेट सपोज अभी मैंने एक कंपोनेंट रेंडर किया, अब मैं लेट सपोज यहाँ पर 5 करता हूँ, मैंने 5 कंसोल डॉट लॉग कर दिए। कितने कर दिए? 5 कंसोल डॉट लॉग कर दिए। ठीक है, शाहरुन, और इसमें इनमें वन जो है टू ना थ्री मैं, नंबर डाल दो, 1 2 3 नंबर भी डाल दो शाहरुन, जी ताकि जी और मैं क्लियर। वही करने हाँ। लग रहा हूँ। मैं वही, जैसे मैंने यहाँ पर 4 कंसोल रख दिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना एक कंसोल है यूज इफेक्ट के अंदर। ठीक है, अब भी आपको अगर मैं दिखाऊं ना, तो पहले मेरे पास ये जो ये वाले कंसोल है ये प्रिंट होंगे, फिर मेरे पास ये आएगा। जैसे मैं अपने पेज को रिलोड करूंगा, ये देखें, पहले कंपोनेंट 1 2 3 4, यहाँ तक 4 कंसोल आ गए। फिर जैसे कि आपको बताया कि दो दफा ये करता है, तो इसी तरह से उसने दोबारा भी किया 1 2 3, और फिर मेरे पास लास्ट में साइड इफेक्ट ब्रांडेड आया। तो इट्स प्रूफ दैट कि जितने भी हमारे सिंक्रोनस टास्क होंगे, बेसिकली ये है सिंक्रोनस टास्क, ये है सिंक्रोनस टास्क जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, और ये है एसिंक्रोनस टास्क। ये क्या है? एसिंक्रोनस टास्क। तो जितने भी हमारे सिंक्रोनस टास्क होंगे वो पहले हमारे पास कॉल स्टैक से उठ के यहाँ पर रेंडर हो जाएंगे, और जितने भी हमारे पास एसिंक्रोनस टास्क होंगे जो विद इन दिस फंक्शन होंगे, जो कि यूज इफेक्ट का है, वो हमारे पास लास्ट में अपने इफेक्ट्स को शो करेंगे। अब ये जो यूज इफेक्ट है, क्या इसका सिर्फ इतना ही काम है? क्या इस यूज इफेक्ट का सिर्फ इतना ही काम है? लेट सपोज मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर करके। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू है या कोई मसला है तो बता दे, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट इसी के अंदर ही आगे थोड़ा सा डेप्थ में जाता हूँ। देखें एक, हाँ बता दें, और दूसरा ये कि एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की ये होनी चाहिए, जो शाहरुन ने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से, वो ये है कि जी जो यूज इफेक्ट है या जो साइड इफेक्ट जिसको हम कह रहे हैं, ये सबसे आखिरी पार्ट होगा आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूट होगा, सबसे लास्ट पार्ट होगा। सबसे पहले सारे कंपोनेंट्स रेंडर होंगे, जो मेन कंपोनेंट है वो रेंडर होंगे। जब सारे कंपोनेंट्स रेंडर हो जाएंगे तो सबसे लास्ट के अंदर यूज इफेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जब भी यूज इफेक्ट को आप लोग अपने हुक्स को एज अ हुक यूज करें अपने प्रोग्राम्स में, अपने वेबसाइट पर, और अपने जो भी आपकी प्रोग्राम की लॉजिक है, तो उसमें ये चीज याद रखिएगा कि यूज इफेक्ट में जो भी चीजें आप लिखेंगे वो सबसे आखिरी चीजें होंगी, जो सबसे एंड में जाके एग्जीक्यूट होंगी। उससे पहले सारे आपके कंपोनेंट यूआई वगैरह सारा प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पहले डेप्थ में जाने से मैं आपको ये चीज बता दूं। ठीक है, एक चीज मैं आपको और करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि अब देखिएगा आप। ठीक है, अब मैं एक और यहाँ पर यूज इफेक्ट बनाऊंगा, इससे आपकी ये भी क्लैरिटी हो जाएगी कि जरूरी नहीं कि यूज इफेक्ट जो है हमने यहाँ पर एक ही बना सकते हैं। यहाँ पर हम 50 यूज इफेक्ट भी बना सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर जो है ना यहाँ पर हमारे पास जो है ना रेंडर होंगे। अब वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस क्या होंगी उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है मेरे ख्याल से ये वाली चीज तो समझ आ गई होगी, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। इसकी वजह, या मैं सारी शारून कमेंट आउट शारून नहीं शारून करता। शारून एक सेकंड, जी शारून एक सेकंड। जी सर। आप इसी चीज को एक दफा यहाँ पर जो आपने दो यूज इफेक्ट बनाए ना शारून, पहले जी वाले जी यूज इफेक्ट में लिखें साइड इफेक्ट रेंडर्ड 1, और दूसरे वाले यूज इफेक्ट में लिखें साइड इफेक्ट रेंडर्ड 2। ये भी करके दिखा दें। ठीक है, मैं ये भी करके दिखा देता ये भी हूँ। करके दिखा दें। अच्छा, अब जो मैसेजेस प्रिंट होंगे उस पर गौर करना है आप लोगों ने कि इसकी इसकी एग्जीक्यूशन कब हो रही है, पहले यूज यहाँ इफेक्ट की। कोड में देख लें अच्छे से हाँ। कि क्या हो रहा है। ठीक है, पहला यूज इफेक्ट है, और पहला यूज इफेक्ट में क्या कंसोल है, साइड इफेक्ट्स रेंडर 1। दूसरा यूज इफेक्ट है, इसमें क्या कंसोल है, साइड इफेक्ट्स रेंडर 2। और उसके बाद हमारे पास ये सारे सिंक्रोनस टास्क हैं। ठीक है, तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं यूआई के ऊपर। ठीक है, मैं इसको रिलोड करता हूँ, और जैसे रिलोड किया ये तो मेरे पास आ गए।
1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद मेरे पास जो वन पहले हुआ रेंडर, जो यूज इफेक्ट वन वाला था जिस कंसोल था वो हुआ। फिर यूज इफेक्ट टू का कंसोल हुआ, जैसे आपको मैंने फिर से बता रहा हूँ कि रिएक्ट जो है दो दफा करता है, एक दफा टेस्टिंग मोड में, एक दफा फाइनल मोड में। ठीक है, तो इसलिए जो है ना फर्स्ट उसने टेस्टिंग मोड में किया कंसोल, फिर उसने फाइनल। बट आप इसका जो है ना इसका आप वो देखें, आप इसका सीक्वेंस देखें कि पहले जो पहले वाला यूज इफेक्ट था वो हुआ, फिर दूसरे वाला हुआ। ठीक है, और जो सिंक्रोनस टास्क थे वो तो सबसे पहले हो गए। शारून ठीक है। बिल्कुल सही है। शारून शारून जरा मेन प्रोग्राम में आएंगे, मैं एक जरा इनको वैसे बता दूं तो जी समझ जी में और अच्छा आ जाएगा। जरा आए, देखिए यहाँ पर ना तीन एग्जीक्यूशन साइकिल्स हैं। हमने एग्जीक्यूशन साइकिल्स पढ़े थे ना, सीएस में भी पढ़े थे हमने फंडामेंटल्स में। तीन एग्जीक्यूशन साइकिल है। पहला एग्जीक्यूशन साइकिल है जो कि तमाम कंपोनेंट्स की जो भी लॉजिक है ना उसको रेंडर कर रहा है, जिसमें कंसोल डॉट रेंडर वन, कंसोल डॉट टू थ्री फोर, यानी कि प्रोग्राम शुरू होगा रन होना कहाँ से। शारून जरा ऊपर आइएगा जहां से आपने रन किया प्रोग्राम। यहाँ से। बिल्कुल, यहां से प्रोग्राम रन होना शुरू होगा और वो साइड इफेक्ट के फंक्शन के अंदर आएगा कंट्रोल। उसके बाद यूज साइड इफेक्ट उसको मिलेगा, उसको वो एक साइड पर कर देगा। यूज साइड इफेक्ट टू मिलेगा, उसको भी एक साइड पे कर देगा। सबसे पहले वो सिंक्रोनस फंक्शंस यानी कि कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट रेंडर वन टू थ्री एंड फोर को एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न करेगा किसको, बटन क्लिक को रिटर्न करेगा, इसको भी रिटर्न कर देगा। उसके बाद जाकर आपका सबसे आखिर के अंदर जो कंपोनेंट होगा वो जो एग्जीक्यूट होगा, सेकंड एग्जीक्यूशन साइकिल होगा इस यूज इफेक्ट का, और थर्ड एग्जीक्यूशन साइकिल होगा इस यूज इफेक्ट का। ठीक है, तो इस पूरे प्रोग्राम में अगर आप देखें तो तीन एग्जीक्यूशन साइकिल हैं। दो एग्जीक्यूशन साइकिल्स तो वो होगा जो यूज इफेक्ट के हैं। पहला यूज इफेक्ट जो है उसका एग्जीक्यूशन साइकिल होगा वो एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन साइकिल होगा। फिर एक जो सेकंड यूज इफेक्ट है उसका एग्जीक्यूशन साइकिल होगा वो एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन साइकिल होगा, जो कि सबसे, ये दोनों एग्जीक्यूशन साइकिल जो यूज इफेक्ट के होंगे ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होंगे। मेन आपका जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन साइकिल सबसे पहले रन होगा। तो इस चीज को इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यूज इफेक्ट सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, शारून सही है। ठीक है, तो सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया। अच्छा, बेसिक ये जो साइकिल है और ये और अच्छे से आपको समझ आएगा अगर आप लोग थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट को अगर आप जाके पढ़े ना। वैसे तो हम भी अपनी टाइपस्क्रिप्ट की क्लासेस में करवाएंगे, बट अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, तो जब करवाएंगे तो आप वहां से भी सीख सकते हैं, बट अगर आप अभी सीखना चाहें तो आप एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा स्टडी करें, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आ जाएंगी कि किस तरह से हो रहा है सारा काम। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज हो गई। अब मैंने जो दूसरा यूज इफेक्ट बनाया था ना, इसका कुछ पर्पस था। इसका पर्पस था कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर मैं इस पर होवर करूं तो मेरे पास क्या चीज है कि ये कौन से दो पैरामीटर्स ले रहा है। एक तो इफेक्ट वाला पैरामीटर्स ले रहा है, वो क्या चीज है, इम्पेरेटिव फंक्शन डेट कैन रिटर्न अ क्लीन अप फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये चीज कुछ और है। ठीक है, वो अब क्लीन अप फंक्शन एक अलग चीज होती है इसमें। ठीक है, तो उस पर नहीं हम जाएंगे, यहाँ से आपको बता शारून देता यहाँ हूँ। पे सिर्फ ये रखें, कॉल बैक फंक्शन रखें, जी कॉल बैक और डिपेंडेंसी। जी सर, जी बिल्कुल। तो पहला जो फंक्शन है वो क्या ले रहा है, कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया, ये कॉल बैक फंक्शन पहला पैरामीटर। और इसका क्या मतलब है, डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, फुल फॉर्म इसको कहते हैं डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, शॉर्ट में उसने डेप्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा पैरामीटर वैसे ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। अच्छा, जो हमारा ये वाला यूज इफेक्ट है ना, साइड इफेक्ट रेंडर्ड वन जो है, इसमें हमने कोई भी यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे नहीं दिया हुआ, बट मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से देता हूँ, फिर इसका पर्पस भी समझाता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा, तो अब आप देखें कि यहाँ पर मैंने ये लगा दिए, दो खाली कर दी, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो अब इसका हमारे पास कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, सिर्फ ये खाली एरे, एम्प्टी एरे यहाँ पर लगाने का। बेसिक मैं आपको बाय वर्ड्स आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि डिपेंडेंसी एरे का क्या मतलब है। डिपेंडेंसी का क्या मतलब है, डिपेंडेंसी का मतलब है कि किसी चीज पे डिपेंड करना, किसी चीज पे डिपेंड करना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये वाला यूज इफेक्ट है ना, इसको मैंने कोई भी डिपेंडेंसी एरे यहाँ पे पास नहीं किया। तो इट्स का क्या मतलब है कि ये किसी भी चीज पे जो है ना डिपेंड नहीं कर रहा, ये अपनी मर्जी का मालिक है। ये अपनी मर्जी का मालिक है, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। और ये कह रहा है कि भाई जब भी कुछ भी यहाँ पर चेंज होगा, कुछ भी कोड में चेंज होगा तो मैं वहां पर एग्जीक्यूट होऊंगा। ठीक है, ये कह रहा है कि जब भी यहाँ पर कुछ भी चेंज होगा,
पूरे कोड में आप कुछ भी चेंज करोगे, लेट सपोज मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ ताकि इसकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं यहाँ से ये तीन कंसोल्स को जो है ना फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे रश ना हो, ठीक है। तो अब जो है ना मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट सपोज मैंने क्या किया कि इस कंपोनेंट में सिर्फ मैंने क्या किया, स्पेस दिया क्लिक के आगे और मैंने लिख दिया BTN। सही है। अब क्या हुआ है, इस कंपोनेंट में चेंजिंग हुई है ना, इस कंपोनेंट में ये चेंजिंग हुई है BTN की। अब आप देखिएगा कि मेरे पास ये यहाँ पर रेंडर हुआ होगा, ठीक है। एक सेकंड मैं दोबारा से जो है ना आपको करके दिखाता हूँ ताकि मैं उसके इमीडिएटली आपको चेंज दिखा पाऊँ। देखिए जैसे मेरे पास चेंज हुआ, कंपोनेंट वन तो हुआ ही हुआ क्योंकि मेरा दोबारा से कंपोनेंट री रेंडर हुआ है, तो इसलिए कंपोनेंट वन तो आया ही आया, लेकिन साइड इफेक्ट्स वन भी रेंडर हुआ और इसी के साथ दूसरी दफा फिर से साइड इफेक्ट्स वन रेंडर हुआ। ठीक है, क्यों रेंडर हुआ, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई जब जब भी आपके कुछ भी कंपोनेंट में चेंजिंग आएंगी मैं तब तब रेंडर हूंगा, मैं हर दफा रेंडर हूंगा। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसको जो है अनकमेंट करूं, और ये है साइड इफेक्ट्स रेंडर टू वाला सीन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, सर अगर आप इजाजत दे तो मैं इसको रिमूव कर दूं, ओ सॉरी कमेंट कर दूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल, कर दें कर दें कर ठीक दें है, कर दें। क्योंकि इसका मेन पर्पस यही था आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस समझाना। बताना ठीक है, बताना। बाकी अब इन दोनों का गेम है सारा, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। अब मैं सिंपल आपको रेंडर बेसिक दिखाना चाह रहा हूँ कि रेंडर कैसा इनिशियली लोड किया तो मेरे पास दोनों ही रेंडर आ गए, साइड इफेक्ट्स रेंडर वन भी आ गया, साइड इफेक्ट्स रेंडर टू भी आ गया। अच्छा एक चीज मैं और करता हूँ, इस पे मैं लिखता हूँ, इसको आगे ब्रैकेट देता हूँ और इसमें लिखता हूँ नो गुड। डिपेंडेंसी, वेरी गुड। ताकि ये वेरी मेरे गुड। पास चीज ना वहां पे ये भी डिफरेंशिएट रहे। जबरदस्त। नो डिपेंडेंसी, और यहाँ पर जो है ना इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं डिपेंडेंसी लिख विद देता हूँ विद ताकि विद यूआई पे डिपेंडेंसी। यहाँ पता हाँ, चल विद जाए। डिपेंडेंसी। जी, विद डिपेंडेंसी, ताकि पता चल जाए कि भाई ये वाला डिपेंडेंसी के साथ चल रहा है और ये विदाउट डिपेंडेंसी चल रहा है। अच्छा देखें, फर्स्ट टाइम जैसे मैं रिलोड करूंगा मेरे पास दोनों ही आएंगे। फर्स्ट टाइम इनिशियल लोड हुआ है ना, समझ ले आपका पेज आपकी वेबसाइट दोबारा से इनिशियली लोड हुई है, ठीक है। तो मेरे पास दोनों ही आ गए, साइड इफेक्ट्स रेंडर वन आ गए जो कि नो डिपेंडेंसी, ठीक है। साइड इफेक्ट्स रेंडर वन आ गया जो कि नो डिपेंडेंसी के साथ है, जिस कोई भी डिपेंडेंसी ने लगाई, ठीक है। और यानी ये उस पे कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी लगी हुई है। अब वो डिपेंडेंसी हमारे पास वर्किंग में किस तरह से आ रही वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला यूज इफेक्ट है ना, ये कह रहा है कि भाई मैं अपनी मर्जी से रेंडर दूंगा, मैं तब तब रेंडर हूंगा जब जब ये कंपोनेंट जो है ना इसके अंदर जो भी आप चेंजेस करोगे मैं तब तब रेंडर हूंगा ही हूंगा, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो ये वाला है ना, ये कह रहा है कि क्योंकि आपने मुझे एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे पास किया है तो इसका मतलब होता है आई विल रेंडर ओनली ऑन फर्स्ट रेंडर, ठीक है। यानी कि मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ कि इसका मतलब होता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम जो है ना रेंडर होऊंगा, फर्स्ट टाइम आई विल रेंडर ऑन फर्स्ट टाइम, बस ये आई विल रेंडर फर्स्ट टाइम, बस इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, जब हम भी ये एक समझ लें कि एक सिंटैक्टिक शुगर है, कि या कह लें कि एक जस्ट ये हमारे पास एक सिंटेक्स है कि जब भी हमारा एम्प्टी एरे होगा ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई सिर्फ जो है ना ये वाला जो यूज इफेक्ट है ना, ये सिर्फ एक ही दफा रेंडर होगा। कब एक ही दफा रेंडर होगा मैं आपको वो भी चीज बताता हूँ। ये सिर्फ आसान लफ्जों में ये सिर्फ तब ही एक दफा रेंडर होगा, जैसे मैंने लोड किया, ये सिर्फ तब ही एक दफा रेंडर होगा जब मेरा ये इनिशियल लोड होगा, यानी कि जब मेरा पेज जो है ना फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, फर्स्ट टाइम इनिशियल लोड होगा। देखें मेरे पास दोनों ही आया ना, एक साइड इफेक्ट वो आया जो जिसपे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है और एक वो आया जिसपे डिपेंडेंसी लगी है, और ये दो दो बार क्यों हो रहा है ये आपको मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब जब हम यूआई में अपने चेंज करते हैं, लेट्स सपोज मैंने क्लिक किया, सॉरी मैं इसको इस तरह से करता हूँ ताकि आपको नजर भी आए, क्लिक और आगे मैं लिखता हूँ BTN, यूआई में चेंज हुआ, कंपोनेंट रेंडर होगा दोबारा से। ये देखें यूआई में चेंज हुआ कंपोनेंट रेंडर, बट मुझे बताएं कि यहाँ पर मेरे पास जो विद डिपेंडेंसी वाला रेंडर टू था, यहाँ पर आपको कोई नजर आ रहा है जब दोबारा से मेरा कंपोनेंट री रेंडर हुआ है? अगर मैं लेट्स सपोज इसको हटाऊं, इसको मैं हटाऊं, ठीक है, इसको मैं हटाऊं, क्लीन कर दूं, अभी मेरा जो फंक्शन, अब मैं इनिशियल लोड नहीं कर रहा, जस्ट मैं अपने यहाँ पर जो है ना चेंजेस कर रहा हूँ, क्लिक बटन एंटर कर देता हूँ, आगे कुछ भी लिख देता हूँ,
देखिए फिर से मेरे यूआई में चेंज हुआ, यहाँ पे यूआई थे, लेकिन मुझे बताएं कि मेरा साइड इफेक्ट्स रेंडर टू यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है रेंडर हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हम इस तरह का एम्प्टी एरे पास कर देते हैं, ठीक है, ये डिपेंडेंसी एरे दे देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला यूज इफेक्ट तब ही रेंडर होगा जब ये जो फर्स्ट टाइम है ना पेज रिलोड होगा, या हम इसको इस तरह से भी कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब ये कंपोनेंट जो है ना माउंट होगा। ठीक है, ये खैर माउंट और अनमाउंट और अपडेट ये खैर और चीज है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं इसको सिंपल रखता हूँ बिल्कुल। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब फर्स्ट टाइम हमारा ये पेज लोड होगा, तो ये सिर्फ तब ही रेंडर होगा, जिसकी आपने यहाँ पर प्रूफ देख भी लिया कि उसके अच्छा बाद अच्छा, जो भी। जी सर। सही सही शारून, इसको हम एक तरीके से और बता सकते हैं, सिंपल जी तरीके सर। से, और भी एक वो है कि देखें, दो टाइप के इफेक्ट्स अभी शारून ने क्रिएट किए हमारे सामने। यूज इफेक्ट एक वो क्रिएट किया जिसके अंदर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखी, यानी कि अगर इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब है जैसे कंपोनेंट्स रेंडर होते हैं ऐसे ये वाला यूज इफेक्ट भी रेंडर होता जाएगा। आप ये देख रहे हैं जब भी शारून किसी भी बटन पे चेंज कर रहे हैं या कोई भी उसको चेंजिंग ला रहे हैं कंपोनेंट के अंदर, तो ये जो पहला यूज इफेक्ट है जो विदाउट डिपेंडेंसी है, ये कॉल हो रहा है, और ये कॉल हो रहा है और ये अपनी आउटपुट दे रहा है। लेकिन वो यूज इफेक्ट जिसको कि डिपेंडेंट बना दिया है ये एम्प्टी एरे का, ये इस वक्त यूज इफेक्ट क्या है, मोहताज हो गया है। इसको इस तरह समझे उर्दू में, मोहताज हो गया है। किस चीज का मोहताज हो गया है? इस एम्प्टी एरे का मोहताज हो गया है। जब तक ये एम्प्टी एरे इस यूज इफेक्ट को नहीं बोलेगी और नहीं इसको आजादी देगी कि भाई तुम भी रेंडर हो जाओ, ये उस वक्त तक रेंडर नहीं होगा। सही है, इसको इस तरह याद रखें कि इस एम्प्टी एरे को हमने इसको लगा कर ना इसके अंदर, इसको इसका मकरूज बना दिया है इस यूज इफेक्ट को। जब तक ये इसका कर्जा वापस नहीं करेगा ये इसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ इसको एक दफा की आजादी देता है कि जब पेज फर्स्ट टाइम लोड हो ना उस वक्त तो कॉल हो जाए ये डिपेंडेंसी वाला, लेकिन उसके बाद इसको पकड़ लेता है, वो बांध लेता है अपने साथ। तो अब ये कब रेंडर होगा ये हम आगे भी बता सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, ये उस वक्त रेंडर होता है फिर कि जब ये डिपेंडेंसी एरे यानी कि ये जो एम्प्टी एरे ये इसको बोलती है। वो अब हम आगे देखेंगे लेक्चर में कि ये कब बोलेगी इसको कि हाँ यार अब तुम रेंडर हो जाओ, तो फिर ये जी रेंडर होगी। बिल्कुल। जी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम मैथ्स के अंदर करते हैं, दो टाइप के वेरिएबल्स पढ़ते हैं हम मैथ्स में। अगर हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें, एक होता है जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं कर रहे होते, उनकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, रेंडमाइज होती है। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए डिपेंडेंट होती है किसी दूसरे वेरिएबल पे। यानी अगर किसी वैल्यू एक्स के अंदर अगर चेंज आया है तो वाई चेंज होगा, और अगर एक्स में चेंज नहीं आया तो वाई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, वाई जो है वो डिपेंडेंट है एक्स की वैल्यू पर। तो ये दो चीजें अगर आपको समझ आ जाती है, मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इतना, तो ये बड़ा वही कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है शाहरुख, थैंक ठीक है, तो सर ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लिसिटली और अच्छे से डिफाइन कर दिया। तो मैंने जो है ना इसके लिए जो है ना यहाँ पर अपने पास, ओहो एक सेकेंड। यू। शाहरुख काउंट ही ले लेते ना, यूज काउंट वाला ही ले लेते आप, चलें, खैर खैर काउंट। खैर खैर खैर, ये भी सही है। ठीक है। जी। सर काउंट वाला इसलिए नहीं है, मे बी शायद थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स होता, तो नहीं नहीं, सिंपल ही बिल्कुल ठीक है, होता। क्लिक वाला जी। रखें, ठीक है जी ठीक क्लिक वाला। है ठीक है। अच्छा, तो जैसे आपको ये दो चीजों की समझ आ गई कि ये वाला जो है ये हर दफा ही रेंडर होगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी डिपेंडेंसी नहीं, जैसे सर ने बताया आपको कि इसको किसी ने भी जकड़ा नहीं हुआ, ठीक है, ये आजाद मर्जी है, ठीक है, और ये कह रहा है कि भाई मैं नो डिपेंडेंसी हूँ, मैं हर दफा ही रेंडर होऊंगा जब भी कुछ भी आपके इस पूरे कंपोनेंट में ना कुछ भी चेंज होगा। जरूरी नहीं कि खाली ये मेरा बटन का मैं चेंज करूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा ना, एक स्पेस भी दूंगा, तो मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, और जब कंपोनेंट री रेंडर होगा तो एट द एंड जो है ना मेरे पास ये भी लाजमी कंसोल हो गई होगा, ठीक है। बट जो ये वाला ये जस्ट फर्स्ट टाइम होगा। और अब हम जो इसका तीसरा केस होता है, ठीक है, हम उसको देख रहे थे, जो कि सर ने अभी आपके सामने वर्बली आपको बता दिया कि मतलब कि यूज इफेक्ट को हम कुछ बता रहे हैं, ये जो एरे है इसको हम कुछ कहेंगे कि भाई जब ये वाला काम हो ना तो फिर आप हो जाना।
ठीक है, यहाँ पर तो उसने कह दिया ना, यहाँ पर तो बस समझ लो कि उस पे ताला लग गया है कि बस फर्स्ट टाइम होगा, बट यहाँ पर उस पे ताला नहीं लगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, इसको हम कह सकते हैं कुछ इस पे रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं कि एक हमने एक रूल सेट कर दिया यहाँ पर कि अब जो है ना, ये मैंने क्लिक का एक जो वेरिएबल बनाया था ना अपना यूज स्टेट का हुक का इस्तेमाल करके, एक वेरिएबल सिंपल मैंने बनाया क्लिक के नाम से, और उसको आगे मैंने उसका जो फंक्शन हमें मिलता है यूज स्टेट से सेट क्लिक, वो मैंने यहाँ पे रख दिया, और उसकी जो इनिशियल वैल्यू है ना फॉल्स कर दी, मींस कि ये बेसिक एक बुलियन वेरिएबल है, क्या है, बुलियन है, और उसकी इनिशियली वैल्यू होगी फॉल्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम ट्रू कब करेंगे, जब मैं यहाँ पर अपने ऑन क्लिक के अंदर इस वाले सेट क्लिक को कॉल करूंगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पर आके ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करें, मेन मुद्दा जो है वो ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि अब हम अपने इस यूज इफेक्ट को, ये जो यूज इफेक्ट है इसका ये जो डिपेंडेंसी एरे है, उसको हम एक्सप्लिसिटली कह रहे हैं, यानी कि उसको हम खुद से कह रहे हैं कि भाई जब जब इस क्लिक वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो चेंज हो, यानी कि जब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग हो, ठीक है, तो आपने सिर्फ तब ही जो है ना हमारे पास यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के ऊपर ना यहाँ पर जो है ना आपने शो होना है, कब कब शो होना है, जब भी इस क्लिक की जो है ना वैल्यू में कुछ चेंजिंग है, बाकी इस शा, यूआई में कुछ भी होता रहे जी सब। शारून, एक चीज मैं और कहूंगा, यहाँ पे जब आपने क्लिक की वैल्यू ले रहे हो ना डिपेंडेंट के साथ तीसरे यूज इफेक्ट में, तो यहाँ पर क्लिक की वैल्यू भी प्रिंट कराओ अंदर कंसोल में यूज इफेक्ट में, ओके सर, ओके सर। ताकि ठीक है। ये इनको बिल्कुल समझ में आए। देखें, ये जो ट्रू और फॉल्स है ना, ये शारून ने बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज किया है, वो क्या है कि जब भी क्लिक की वैल्यू चेंज हो, वो ये नहीं कह रहा कि ये ट्रू हो या फॉल्स हो, वो कुछ भी चेंज हो, चाहे वो फॉल्स हो जाए चाहे वो ट्रू हो जाए, लेकिन उस वैल्यू में जैसे ही चेंज होगा तो ये वाला यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिपेंडेंसी वेरिएबल्स होते हैं जो यूज इफेक्ट में यूज होते हैं, जैसे ही उनकी वैल्यू चेंज होती है तो वो स्पेसिफिक अपने कॉरेस्पॉन्डिंग यूज इफेक्ट को रेंडर कर देते हैं। ये इसका मतलब है। सही है शायद। एक्चुअली गुड, मैंने कहा कि फॉल्स के लिए भी बना लें, दो गुड, बटन गुड। बना लें। जबरदस्त, जबरदस्त। एक बटन जो है हमारे पास यहाँ पे फॉल्स के लिए, जिसपे जब हम क्लिक करेंगे तो वो फॉल्स करेगा, ठीक है, और एक जो है मेरे पास बटन जो है ना वो ट्रू के लिए, ठीक है, मैं पैडिंग इसलिए दे रहा हूँ नहीं तो यहाँ पर चिपक जाएंगे दोनों। हाँ, अब ये अलग अलग हो गए, ठीक है, तो इसलिए जस्ट पैडिंग दी है। अच्छा, तो अब जो ये वाला बटन है जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो क्लिक की वैल्यू है ना, सेट क्लिक की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, ट्रू, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे इस वाले बटन पे तो हमारी सेट क्लिक की क्या वैल्यू हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने कर ली, और बेसिक हमारा जो आज पर्पज है वो इस चीज को देखने के ये किस तरह से ऑन दी डिपेंडेंसी ऑफ क्लिक के, मतलब ऑन व्हेन दी वैल्यू ऑफ क्लिक विल बी चेंज, ठीक है, ये तब तक रेंडर होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इनिशियली जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इनिशियली मेरे पास होगा ही होगा रेंडर, ये आपने याद रखना है, ठीक है, इनिशियली, क्योंकि पूरा कंपोनेंट रिलोड होता है और क्लिक की भी वैल्यू जाहिर सी बात है इनिशियली चेंज होगी, ठीक है, तो ये रेंडर होगा ही होगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर देखें, फर्स्ट वाला आ गया जिसके अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, दूसरा भी आ गया जिसके पास डिपेंडेंसी है, और हमारे पास थर्ड वाला भी आ गया जो कि विद क्लिक के साथ है, विद क्लिक की डिपेंडेंसी के साथ, और उसके आगे राइट नाउ वैल्यू क्या है क्लिक की हमारे पास, फॉल्स, ठीक है। और इसी तरह से ये दो दफा हो रहे हैं, वो आपको बता चुका हूँ क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से अपना क्लियर करता हूँ कंसोल को, और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखें, मैं जैसे ही क्लिक ट्रू पे क्लिक करूंगा ना, ठीक है, तो देखें मेरे पास ये वाला तो होना ही होना है ना, क्योंकि इसके पास कोई भी डिपेंडेंसी नहीं थी, ये तो कहेगा भाई मैं तो होऊंगा ही होऊंगा, ठीक है। और ये वाला हमारे पास रेंडर हुआ, रेंडर थ्री वाला, क्यों, क्योंकि मेरी क्लिक की क्या हुई, वैल्यू चेंज हुई, पहले फॉल्स थी ना, अब क्या होगी, ट्रू। अब जैसे ही मैं फॉल्स पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है, और जैसे मैं ट्रू पे क्लिक करूंगा मेरे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू ट्रू। बट अब हम ये चीज देखेंगे कि क्या अगर मैं यूआई के अंदर कुछ चेंज करूं, यानी कि जो क्लिक की वैल्यूज है इनको मैं ना छेड़ाछाड़ी करूं, और मैं जो है ना सिर्फ अपने यूआई के अंदर चेंज करूं, लेट सपोज ये जो क्लिक फॉल्स का बटन है ना इसके आगे मैं कुछ लिख देता हूं, या मैं लेट सपोज यहाँ पे करता हूँ एक और बटन नीचे लाता हूँ, ठीक है, और इसमें जो है ना ये वाली चीज मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जस्ट मैं लिखता हूँ कि चेंज, ठीक है, बस मैंने लिखा चेंज से आके आपको बस मैं दिखा, देखिए मैंने चेंज यूआई के अंदर किया है, यूआई में मेरे पास चेंज हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं पर भी दिखा दें कि मेरे पास यहाँ पर क्लिक साइड इफेक्ट रेंडर थ्री आया है, साइड वाह, इफेक्ट रेंडर थ्री मेरे पास आया है यहाँ पर कहीं पे भी।
नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो क्लिक की वैल्यूज है चेंज नहीं हुई। ठीक है, इसलिए साइड इफेक्ट है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ, मुझे पता है ये मल्टीपल कंसोल्स हो गए तो वो थोड़ा सा ना शाहरुख थोड़ी सी पैडिंग दे दें, थोड़ी सी पैडिंग दे दें। पैडिंग दे देता हूँ। जी सर, मैं पैडिंग। हाँ। देखें, अब आपके पास बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आ रहा है। मैंने क्लिक की वैल्यू नहीं चेंज की, मैंने सिर्फ अपने यूआई के अंदर चेंजिंग की है, यानी कि एक और नीचे बटन बना दिया और उसमें कुछ ना कुछ मैंने स्टैटिक वैल्यू दे दी जो कि है चेंज। ठीक है, क्लिक की वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है, लेकिन मेरे पास ये साइड इफेक्ट रेंडर वन तो हुआ है। क्यों हुआ है वो आपको पता है कि क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दी हुई। बट जो मेरे पास साइड इफेक्ट रेंडर थ्री है ना, वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पर बताया है कि भाई ये जो क्लिक है ना, जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो, खा वो फॉल्स हो खा वो ट्रू हो, तब तब आपने रेंडर होना है। ये नहीं है कि अगर क्लिक की वैल्यू फॉल्स होगी तो सिर्फ तब ही होना है या ट्रू होगी, नहीं। फॉल्स हो या ट्रू हो बट वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तब जाके जो है ना ये वाला कंसोल होगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक इसकी वैल्यू चेंज करूंगा, लेट्स सपोज मैं क्लिक फॉल्स करूंगा, तो आपने देखा कि मेरे पास साइड इफेक्ट्स रेंडर थ्री जो है ना, मेरे पास रेंडर हो चुका है। क्यों? क्योंकि क्लिक की वैल्यू चेंज ट्रू भी करूंगा तो हो जाएगा, बट अगर मैं कुछ भी अपने कोड के थ्रू या यूआई में चेंज करूंगा तो मेरे पास जो है ना नई चेंजिंग आएगी। शाहरुख इसका तो मतलब, शाहरुख इसका मतलब मैं ये समझूं, जो भी आपने एक्सप्लेन किया है, फर्ज करें मैं एक वेदर स्टेशन पे काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ के आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, और मैं रियल टाइम टेम्परेचर जो है उसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, कैप्चर कर रहा हूँ अपनी आईओटी डिवाइसेस से, ठीक है। जी सर। और उसको मैं उसकी एपीआई में कॉल कर रहा हूँ, कहाँ से, यूज इफेक्ट से। जी यूज सर। इफेक्ट से कॉल कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर चेंज होगा, और उसमें डिपेंडेंसी वेरिएबल मैंने क्या लिया हुआ, टेम्परेचर की वैल्यू ली हुई है। तो इसका टेम्परेचर की। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर चेंज होगा, आईओटी डिवाइस जो होगी, वहां सेंसर लगा होगा टेम्परेचर को कैप्चर करने का, वो इस फंक्शन को ये वैल्यू देगा टेम्परेचर की। और जैसे ही उसको चेंज वैल्यू मिलेगी, वहां पर फौरन से उसकी आप देखेंगे, आपको स्पाइक्स नजर आएंगी टेम्परेचर में चेंज होने की, कि अभी टेम्परेचर सनी है इस वक्त, जो डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त टेम्परेचर वो इस तरह का है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या हो गया जी, फील्स लाइक 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो ये इसका यूटिलाइजेशन है। ये जो कंट्रोल्स बनाए गए हैं, ये जो हुक्स बनाए गए हैं, ये इस तरह के रियल टाइम डेटा को कैप्चर करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। और वो कैप्चर करेंगे, और चेंज जैसे जैसे आएगा उस टाइम पर ही रेंडर होंगे। अगर फर्ज करें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है एक ड्यूरेशन तक, तो ये चेंज नहीं होगा, ये वही वैल्यू दिखा रहा होगा, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं तो बताएं शाहरुख। सर एक बिल्कुल एक आपने। एक और वाटर लेवल की ले सकते हैं। पाकिस्तान में जब सैलाब आता है, फ्लड आता है, तो हमारे पास क्या होता है, डैम्स भर जाते हैं, बोलते हैं भाई डैम्स तोड़ देंगे हम, क्योंकि हम पानी को अगर रोकेंगे तो तबाह हो जाएंगे, सारे विलेजेस वगैरह रुक जाए, तो उसको पानी के फ्लो को निकालते हैं ताकि वो समंदर की तरफ फ्लो करे। तो हम डैम का लेवल देखते हैं कि पानी का लेवल क्या है डैम्स के अंदर, ठीक है। तो वहां पे जो सेंसर लगे हुए होंगे हमारे आईओटी, जो कि पानी का लेवल चेक कर रहे होंगे, उस पानी के लेवल में जैसे जैसे चेंज आएगा, यूज इफेक्ट का फंक्शन वो एपीआई कॉल करेगा उस आईओटी डिवाइस की, और उससे वो कैप्चर करके इनपुट जो है ना अपने आप को रेंडर करना शुरू कर देगा। और जैसे ही वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा, तो हमारे पास जो उसकी रीडिंग्स होंगी वो रेड हो जाएंगी, और हाई अलर्ट एसएमएस चले जाएंगे कंसर्न लोगों को, कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लड रिलीफ के, जो रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लड मैनेजमेंट के। और क्या बिल्कुल हो सर सकती है आपने। शारून, और जी। क्या हो सकती है बताओ जी यार। सर बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी। बेसिक जो यूज स्टेट हम यूज भी करते हैं ना, अगर आप ऑफिशियल रेक की डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके पढ़ें, ठीक है, या नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके पढ़ें, तो जहां पर भी हमारे पास डेटा फेचिंग का काम आता है, ठीक है, मेन जो इसका फैक्ट होता है ना, अभी तो फिलहाल हम आपको कंसोल के थ्रू करवा रहे हैं, तो आपको इसका मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। फिर डेटा फैचिंग तो जाहिर सी बात, जब कॉन्सेप्ट पता है तो फिर तो सब चीजें ही हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिक हम इसको इसलिए कंसोल, लेकिन इसका जो मेन यूज केस है वो इसलिए होता है ताकि हमारे पास जो है ना हमारा डेटा जो है ना हम फेच करवा सकते हैं। किस तरह से फेच करवा सकते हैं? पैरेलली फेच करवा सकते हैं। अब उसका क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक डेमो दे देता हूँ। ठीक है, मैं डेटा वगैरह नहीं फेच करूंगा, लेकिन मैं आपको एक विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे ये पूरा यूआई, और यहाँ पर जो है ना हम कंसोल करवा रहे हैं अपना डेटा। ठीक है, अगर मैं अपना यूज इफेक्ट नहीं लगाऊं, लेट सपोज मैं अपना यूज इफेक्ट नहीं लगाऊं, और यहाँ पर मैं कुछ जो है ना डेटा फेच कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर जो है ना ये कंसोल करता हूँ और इसमें लिखता हूँ फेच डेटा। ठीक है, क्या लिखा? फेच डेटा। अब ये जो है ना मेरा डेटा फेच हो रहा है।
ठीक है। अब ये जो फेच डेटा वाला समझ, अभी तो ये कंसोल है। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पर अवेट के साथ मैंने फेच का फंक्शन लगाया होता, और मैं किसी ना किसी एपीआई से जो है ना डेटा फेच कर रहा होता, ठीक है। तो उसमें क्या फॉल बैक्स आ सकते थे? उसके फॉल बैक्स ये थे कि उसने क्या करना था, हमारा जो यूआई था ना, उसको उसने कर देना था ड्रॉप, ठीक है। यानी कि उसको उसने कर देना था कुछ टाइम के लिए पॉज, यानी कि लोडर वगैरह चलना था, या स्ट्रीमिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो एक अलग चीज होती है। बट कहने का मतलब ये कि उसने यूआई पे जो है ना, यूआई का अच्छा इम्पैक्ट नहीं देना था, ठीक है। और ये जो हमारा फेच डेटा था ना, उसकी वजह से उसने रोक देना था उस काम को, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा एपीआई से आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि वो सर्वर पे जा रही है रिक्वेस्ट, सर्वर कहाँ पर रखा हुआ है, किस रीजन से हमारे पास डेटा आ रहा है, क्योंकि जब इस तरह से नेटवर्क कॉल्स होती हैं, ठीक है, तो काफी टाइम लगता है डेटा की ट्रांसमिशन के अंदर, डेटा के आने जाने में काफी टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ये जो यूआई होता है, जिसपे यूजर ने आके सब कुछ देखना होता है, उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास रेक की तरफ से एक ये स्पेशल हुक आया, जो हमें ये चीज अलाउ करता है, जो कि हम शुरू से आपको एक चीज बताते आ रहे हैं। एक मेन कीवर्ड जो था आज का पूरी क्लास का, वो था साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो यूज इफेक्ट का हुक है ना, ये हमें ये चीज, ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई आपने जो काम करवाना है यहाँ पे आप करवाते रहो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है। और जो चीजें आप मेरे अंदर दोगे ना, जो चीजें मेरे अंदर दोगे, मैं सुकून से सबसे आखिर में जो है ना आपके पास आऊंगा, ठीक है। और फिर जैसे ही आऊंगा ना, और यहाँ पे यूआई में जो है ना इंजेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो सर मेरे ख्याल से। बिल, बिल्कुल सही है। और इसको आप ये कह सकते हैं कि यूज इफेक्ट जो है वो एसिंक्रोनस कॉल होती है, ठीक है। और बिल्कुल। बाकी जो कंपोनेंट जो शारून ने जैसे बताया, फेच डेटा, कंसोल डॉट लॉग, और ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सिंक्रोनस कॉल्स होती हैं। तो अगर आप ऐसी लेजी, इसको लेजी डेटा लोडिंग भी कहते हैं, कि जब यूज इफेक्ट के अंदर आप लेजी डेटा लोड करते हैं, यानी कि एक ऐसा डेटा जो किसी नेटवर्क साइट से आ रहा है, किसी रिमोट साइट से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, जापान से आ रहा है, रशिया से आ रहा है। अब उसको आने में टाइम लगेगा ना, जो वो जो नेटवर्क राउंड ट्रिप लगेगा, उतनी देर तक आप अपनी कॉल को ब्लॉक थोड़ी कर दोगे, वेबसाइट को ब्लॉक थोड़ी कर दोगे। अगर आप इसको सिंक्रोनस कॉल के अंदर रखोगे, ये तो सारा स्टक हो जाएगा, आपकी वेबसाइट ही स्टक हो जाएगी। वो जब तक कि वो डेटा पूरा फेच नहीं हो जाएगा, वो साइट छोड़ेगी नहीं उसको। तो उसको, इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो रिएक्ट जीएस है, उसने आपको यूज इफेक्ट का या साइड इफेक्ट का एक मेथड दिया है, एक मैकेनिज्म दिया है, कि आप इस हुक के अंदर वो सारे काम करा लें जो आपने डेटा लोड करना है, जिसमें टाइम लगेगा। इमेजेस लोड कर रहे हैं कहीं से, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं कहीं से मूवीज डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो सारे काम आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है शाहरुख। ठीक है सर, तो अगर यहाँ तक किसी का कोई भी यूज इफेक्ट में कोई, सवाल है तो काइंडली करें जवाब। हाँ, ये है कि इसको अगर आप लोगों ने ये समझ अंडरस्टैंड आ गई है, तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं। जी। कोई क्वेश्चन किसी का है, हैंड रेस कर लें प्लीज। कुछ समझ में नहीं आया है पूछ लें, आपको इस वक्त बार बार बता देंगे, कोई मसला नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्पेशली यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया है ना सही से, तो रिएक्ट, ये नेक्स्ट जेएस वेज आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, आप कर लोगे सब कुछ। सर मेरे ख्याल से कि ताहिर ताहिर का एक जी, क्वेश्चन है, मोहम्मद ताहिर को ताहिर अनम्यूट साहब कर का दें। एक मैडम, सवाल अगर आप ताहिर को अनम्यूट कर दें। है। हम जी जी ताहिर जी। तो सर मैं ये बात ही समझे, यानी कि हमारी पूरी जो वेबसाइट लोड होगी, जितना उस पर फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं, वो सारे अप्लाई होने के बाद हमने जो भी यूज इफेक्ट्स में जितना भी डेटा या जो भी हमारी चीज़ें डाली हुई होंगी, वो लास्ट में जाके हमारी रन होंगी। यही सर बात कहना चाह रहे हैं ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यूज यानी कि इफेक्ट समझ लें, सबसे आपका अगर पेज आपने एक बनाया है, सही है, आप एक पेज के ऊपर हैं जहां पर उसकी आपने वो कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं, तो पहले सारा कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंपोनेंट जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके सबसे लास्ट के अंदर उसका, उस कंपोनेंट के अंदर जो यूज इफेक्ट आपने लिखा हुआ है वो कॉल होगा। अच्छा सर, जैसे इमेज की आप अभी बात कर रहे थे सर, कि इमेज अब हम्म। हमने कोई भी जैसे समटाइम देखें फर्स्ट में ही हमारी कुछ इमेजेस ये जैसे पीआईएसी की वेबसाइट अगर हम देखते हैं, उसमें जो हमारे आरिफ अलवी साहब थे, उनकी पिक्चर हमारे पास फर्स्ट टाइम ही आ रही होती है। तो वो यूज लाइक दैट वो यूज इफेक्ट्स में ही आ रही होगी, या वो हम क्या कर रहे होंगे कह उस सकते हैं, तरह? अगर तो उन्होंने प्रोग्राम के अंदर ये लॉजिक लिखी होगी, यूज इफेक्ट को यूज किया होगा, तो फिर सबसे आखिर में प्रेसिडेंट की आ रही होगी पिक्चर। बिल्कुल सही है, अगर उन्होंने यूज इफेक्ट को यूज किया हुआ होगा। और अगर नहीं यूज किया हुआ होगा, तो भाई फिर ठीक है, फिर नहीं आ रही होगी।
मेरे को फर्स्ट टाइम ही आ जाएगी ये मतलब जी कौन सा कर। जी अच्छा बिल्कुल इसमें जी। जी मोहम्मद ताहिर साहब, मैं आपका एक और सवाल, अच्छा मैं देखिए होता इस तरह से है कि कुछ डेटा होता है जो हमने एपीआई से फेच करवाना होता है, और वो समझ लें एक एरे की फॉर्म में होता है, यानी कि एक चीज नहीं होती, एक इमेज नहीं होती, मल्टीपल इमेजेस होती हैं। ठीक है। अब जो एक इमेज होगी ना, जैसे सर आरिफ अलवी साहब की आप कह रहे हैं कि पहले आ जाती है हमारे पास, ठीक है, तो अकॉर्डिंग जैसा यासिर ने भी कहा, अगर उन्होंने यूज इफेक्ट लगाया तो जाहिर सी बात है वो लास्ट में आएगी। बट अगर नहीं लगाया ना, तो वो एक इमेज है सिर्फ, ठीक है, तो उसको वो स्टैटिकली भी वहां पर रख सकते हैं। सर इज आई एम राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ। वो तो लॉजिक पे डिपेंड करता है ना। वो उन्होंने अगर एक ही इमेज है तो उन्होंने उसको कर लिया, लेकिन फर्ज करें आप यूट्यूब की वीडियो को और यूट्यूब की वेबसाइट विजिट करते हैं, तो वहां तो हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस के थंबनेल्स आ रहे होते हैं ना, तो वहां पर आपको यूज इफेक्ट काम आता है। सही है, आ गई समझ में बात? ठीक ठीक है सर, ठीक। हाँ ठीक है। तो सर मैं जो है अभी हमारे पास 11:06 जो है, तो आई थिंक सो 20 to 25 मिनट्स का टाइम है हमारे पास। बिल्कुल, अब आप शुरू करें, थ्योरी शुरू करें। मैं तो कह रहा जी हूँ अब मैं वो जो थ्योरी थोड़ा शुरू करता हूँ, हाँ, ठीक है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि खैर मैं वर्चुअल डॉम समझा दूं, बाकी जो आगे रिकंसाइलेशन फाइबर एल्गोरिथम है वो वो नेक्स्ट कल क्लास में देख वो लेंगे। नेक्स्ट क्लास में समझा जी लेंगे। वो फिर तो मुश्किल हार्ड टू तो हैंडल हो जाएगा फिर तो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कह दूं कि भाई जी सर। थोड़ा सा इस पे आप लोगों ने जान मारनी है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको हवा ना बनाइएगा। लेकिन अगर ये चीज समझ नहीं आई ना, अगर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट जीएस कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है। लेकिन और अगर ये आपको चीज समझ आ गई, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको फुल स्टैक डेवलपर बनने से नहीं रोक सकती। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो इसके शारून ऊपर जान। आप सर एक बार फिर थोड़ा सा शॉर्टली रिवाइज कर दें। शारून एक दफा रिवाइज कर दें कि हम क्या क्या कर रहे हैं। यूज इफेक्ट को रिवाइज कर दूं या अभी करने का लगे? बस शॉर्टली एक थोड़ा सा बता दें, डिस्क्रिप्शन यूज बता यूज दें। या शारून शारून एक काम करें, आप हुक्स हुक्स को थोड़ा सा बता दें और उसमें ब्रीफली यूज इफेक्ट और यूज डेटा जो हमने यूज किया जरा उसको समराइज कर दें। समराइज कर दें मैडम, ये कहना चाहते अच्छा देखें, हुक्स का ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास रेक्ट है ना, रेक्ट कहता है कि भाई जितनी भी आपकी यूआई के ऊपर अपडेट लानी है ना, ये जो यूआई है हमारे पास, ये यूआई है, इस पे जितनी भी अपडेट लगानी है ना ऑन दी चेंजिंग ऑफ इंटरेक्टिविटी, यानी कि ऑन जो भी इंटरेक्शन होगी यहाँ पर, जैसे बटन क्लिक होगा, बटन नहीं क्लिक होगा, जो भी इंटरेक्शन होगी उसके ऊपर आपने यूआई के ऊपर अगर कुछ भी चेंजेस लानी है ना, तो आप ये जो मैंने हुक्स आपको प्रोवाइड की हुई है ना, जो कि यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, और भी बहुत सारी हुक्स हैं, ठीक है, आप उनको यूज करेंगे, ठीक है। बट मेनली हमारे पास हर हुक होती है, उसका हर डिफरेंट पर्पज। अब ये जो यूज स्टेट हुक है ना, इसका पर्पज है यहाँ पे यूआई के ऊपर जो है ना स्टेट को मैनेज करना, जिसको मैंने स्टार्टिंग में कल भी बहुत अच्छे से समझाया, आज भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से इस पे मैंने टाइम लगाया है, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये बेसिक स्टेट मैनेजमेंट के लिए कंपोनेंट की जब भी आपकी स्टेट डिफरेंट चेंज होगी, यानी कि जब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी, तो ये दोबारा से आपके कंपोनेंट को रीरेंडर करेगी, और अपडेट को रीरेंडर, यानी कि पुराने यूआई नहीं होगी, नया आएगा जो भी आपने अपडेट किया होगा, ठीक है। तो वो सब कुछ हो रहा है इस हुक के सबब से हो रहा है, यानी कि स्टेट मैनेजमेंट। अच्छा अब ये जो यूज इफेक्ट का हुक है, बेसिक ये जो यूज इफेक्ट का हुक है ना, ये हमारे पास यूआई के ऊपर साइड इफेक्ट्स को रेंडर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसके लिए ये साइड इफेक्ट्स? अब साइड इफेक्ट से क्या मुराद है? साइड इफेक्ट से मुराद कि जितना भी समझ लें कि जितना भी जो कुछ होगा, कंसोल डॉट लॉग हो, ये हमारे पास यूआई बना हो, ठीक है, पूरा पेज हो, ठीक है, यहाँ पे 5 की जगह 10 कंसोल लॉग लगे हों, जितने भी चीजें हों, जब तक वो सारे रेंडर नहीं हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर ब्राउजर पर नई कंसोल हो जाएंगे, यूआई में नई रेंडर हो जाएंगे, तब तक जो है ना यूज इफेक्ट के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मेनली यूज इफेक्ट का पर्पज ये है कि साइड इफेक्ट्स देना, और साइड इफेक्ट से क्या मुराद है कि हमारा जो है ना जब पूरा यूआई रेंडर हो जाए, जितने भी सिंक्रोनस टास्क है वो परफॉर्म हो, तो आखिर के अंदर वो है ना साइड बाय साइड जो है ना आ जाएगा। और साइड इफेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे सर ने बहुत एक अच्छा एक वर्ड यूज किया, लेजी लोडिंग, यानी कि जो मतलब ऐसे टास्क है जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि टाइम लेंगे, तो साइड इफेक्ट का मतलब कि भाई साइड बाय साइड वो चीजें होती रहे, और एट दी एंड जो है ना हमारे पास यहाँ पर जो है ना यूआई में इंजेक्टेड हो जाए, ठीक है। हैं। एक चीज तो और हो सकती है शारून, एक जी सेकंड। सर। शारून एक यहाँ पे एमएस पेंट खोल सकते हैं आप? एमएस पेंट खोलिएगा जरा। एम एस प्रिंट? एमएस पेंट जो अच्छा एम आपका एस माइक, प्रिंट, अच्छा हाँ अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है ना, उसको जरा ओपन कर लें एक सेकंड के लिए। जी सर। शारून इसमें एक वेब पेज बनाइए, एक पेज बनाइए रेक्टेंगुलर,
जरा नीचे डाउनवर्ड करके, हाँ रेक्टेंगुलर बनाया, रेक्टेंगल जी ले जी लें यहाँ से, हाँ। जी जी मैं करता हूँ। जल्दी से बस थोड़ा सा इनको बता दें यार। हाँ पूरा एक, हाँ थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा और कम करें इसको, थोड़ा कम थोड़ा करूँ। शॉर्ट करें और शॉर्ट करें और शॉर्ट करें और शॉर्ट करें और शॉर्ट करें। बस बस बस। अब यहाँ पर आप यहाँ इसके यहाँ पर तीन तीन जो है वो मुझे अच्छा सर्किल क्यों, चाहिए। आप बेसिक कहना चाह रहे क्यूज बनाओ? मैं, हाँ नहीं नहीं, सर्किल सर्किल बनाए शाहरुख, सर्किल बनाए। सर्कल, इसके अंदर हाँ सर्कल। हाँ, इसके अंदर तीन सर्किल बनाए, इंडिपेंडेंट सर्किल बनाइएगा। एक अच्छा पे ठीक लिखिएगा है। टास्क वन, एक पे लिखिएगा टास्क टू, एक पे लिखिएगा टास्क थ्री। इसके अंदर मुझे चाहिए टास्क वन, टास्क टू, पहले सीक्वेंस में बना दें, एक दूसरे के वन टू थ्री करके बना दें। हाँ ये ऐसे बिल्कुल जबरदस्त। और एक और बनाइएगा, इसका नाम रखिएगा टास्क थ्री। ठीक है। अब इसके अंदर लिख भी दें, टेक्स्ट भी लिख दें, पहले वाले में लिख दीजिएगा टास्क वन। एक हाँ सेकंड। ये टेक्स्ट है, ये ए है, ए। नहीं 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 शारून, ये ए है, यहाँ ऊपर से आप टूल सेलेक्ट करें अच्छा ए अच्छा, का, ओके टेक्स्ट का, यस ओके। यस यस। यहाँ पे लिख दें टास्क वन। सही है, नीचे वाले में एक लिख दीजिएगा सेकंड मैं टास्क इसको टू। जूम इन कर हाँ दूं। हाँ हाँ बिल्कुल, कर दें। बस ज्यादा भी ना करें, सही है। नहीं वो जी बहुत ज्यादा हो जाएगा शारून, बस वो नजर आ रहा है शारून। ठीक है हाँ ठीक है। बस बस सही, ठीक है, यही इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। या एक एक टास्क टू नीचे ले लें, नीचे एक वाले सेकंड। सर्किल में टास्क टू ले लें। टास्क टू। हाँ और नीचे वाले को लिख लें टास्क थ्री। टास्क ठीक है, थ्री। और ऊपर ऊपर ले लें, ऊपर जो ये रेक्टेंगुलर है ना, इसके ऊपर सबसे, इन तीनों से बाहर सबसे टॉप पे लगाएं कि मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट, नीचे नीचे अंदर अंदर इसके यहाँ रेक्टेंगल के पर। अंदर। हाँ नहीं नहीं, अंदर अंदर, हाँ ऊपर टॉप पे, पहले यहाँ सर्किल के पे ऊपर, पहले सर्किल के ऊपर और रेक्टेंगुलर के नीचे, हाँ अंदर, बस बस यहाँ लिख लें मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट। हाँ मेन कंपोनेंट। देखें, ये आप लोग समझें, ये समझने की कोशिश करें कि ये जो मेन कंपोनेंट है ना, ये तो आपका मेन पेज है, ये एक वेबसाइट है आपकी। अब इस मेन पेज के अंदर आपने तीन टास्क परफॉर्म कराने हैं। पहला टास्क है जो कि क्या करेगा, इमेजेस, एक वेबसाइट है वहां से इमेजेस लोड करके लाएगा। पहला टास्क, टास्क नंबर वन ये करेगा। टास्क नंबर टू क्या करेगा, ये किसी डेटाबेस से, जो यूएसए में डेटाबेस पड़ी हुई है, वहां से डेटा लोड करके लाएगा। और टास्क थ्री क्या करेगा, ये किसी वेदर स्टेशन से टेम्परेचर को मॉनिटर करके लाएगा। और वो वेदर स्टेशन भी काफी दूर है, कहीं शुमाली वजीरिस्तान के अंदर है फर्ज करें। सही है, ये वेदर का डेटा ला रहा है। ये तीनों इंडिपेंडेंट टास्क हैं। इसके अलावा ये तीनों इंडिपेंडेंट टास्क एक्यूमुलेट होंगे, डेटा लेकर आएंगे, कहां पर लेकर आएंगे, मेन कंपोनेंट के पेज पे लाएंगे। लेकिन मेन कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, मेन कंपोनेंट डिस्प्ले आपको हो जाएगा, लेकिन ये टास्क जैसे जैसे कंप्लीट होंगे, इनके चेंजेस फिर आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसकी वजह से मेन वेबसाइट हॉल्ट नहीं होगी, हॉल्ट नहीं होगी। तो यूज इफेक्ट के अंदर हमेशा याद रखें, यूज इफेक्ट का मतलब ये होता है कि वहां पर अगर आपने कोई भी इंडिपेंडेंट टास्क एग्जीक्यूट कराना है, तो उसको आप अपने यूज इफेक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब भी आपको इंडिपेंडेंट टास्क एग्जीक्यूट कराना हो, एक ऐसा टास्क जो कि किसी रिमोटली वेबसाइट से कोई डेटा फेच करके ला रहा हो, किसी एपीआई को कॉल करके कहीं से कोई मॉनिटरिंग यूनिट्स या कोई डेटा लेकर आ रहा हो, या किसी डेटाबेस से कोई डेटा फेच करके ला रहा हो, तो ऐसे तमाम टास्क को आप कहाँ पे रखते हैं, यूज इफेक्ट के अंदर रखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेन कंपोनेंट वाला जो पेज है, इसमें कितने इंडिपेंडेंट टास्क हैं, तो आप आइडेंटिफाई करके बता दें। जब आपको क्लाइंट रिक्वायरमेंट देगा, वहीं उससे आप आइडेंटिफिकेशन ले लेंगे कि यार इसके अंदर तीन इंडिपेंडेंट टास्क होंगे, इसका मतलब है इसके अंदर तीन साइड इफेक्ट्स होंगे, इसके अंदर तीन यूज इफेक्ट्स यूज होंगे। एक इमेजेस को लोड करने के लिए यूज होगा, एक डेटा को लोड करने के लिए यूज होगा, और एक वेदर स्टेशन से डेटा को कैप्चर करने के लिए यूज होगा। ठीक है, जब भी आपको इंडिपेंडेंट टास्क अपने मेन कंपोनेंट, अपनी मेन वेबसाइट से में परफॉर्म कराने होते हैं, तो वहां पर आप यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। अभी इससे कुछ क्लैरिटी आई? यस सर, काफी आ गई। चलें, शुक्र है। अब इसमें आपको देखें, इसमें हम बहुत कोशिश तो कर लेंगे जितना भी सिंपल कर लें, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये चीज पढ़नी पड़ेगी और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये चीज आसानी से क्लियर नहीं होगी।
मैं आपको जितना भी सिंपल करके समझा दें, ये शारून जितनी भी मेहनत करके और बहुत सिंपल करके समझा दें, हम एक हद तक कॉन्सेप्ट दे देंगे आपको। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट फॉरन क्विकली आ जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी तोप चीज नहीं है, सिर्फ इसको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है एक दफा। ठीक है तो सर शारून? हम, जी, ठीक है, जल्दी से अपनी, अब आप चलें, अब आप चलें, आप हाँ, करें डोम पे वर्चुअल आ जाए। डॉम की तरफ चल रहे हैं। ये आज वर्चुअल आज डॉम खैर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट छोटा है। थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीज है टेक्निकली। ठीक है, बाकी तो कोड तो हमने बहुत ज्यादा लेमैन लैंग्वेज में भी और अदर से भी देख लिया। इसको थोड़ा टेक्निकल जल्दी से हम देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था तो मैं जूम इन कर देता हूँ कि बेसिक ये डॉम क्या होती है। ठीक है, तो देखें, इसको सिंपली समझना है। इमेजिन द कंटेंट यू सी ऑन अ वेबसाइट लाइक अ बिग फैंसी कैसल। ठीक है, एक स्टोरी क्रिएट करें अपने जहन में। क्या है भाई, उसने क्या कहा कि डॉम क्या है, कि एक कंटेंट आप देखेंगे, जो भी आप इस वेबसाइट के अंदर, लेट्स सपोज ये वेबसाइट है, इसमें जो भी ये कंटेंट देख रहे हैं ना, ये समझिए एक कैसल है। ठीक है, ये क्या है, कैसल है। ठीक है, और ये जो है ना, ये कैसल है। ठीक है, दिस कैसल इज द रियल डॉम। ये क्या है, ये असली कैसल है, ये असली कैसल है, असली डॉम है। इसको रिलेट करना है हमने। ठीक है, और डॉम की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो इस पे नहीं जाना फिलहाल, जस्ट अभी कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो क्या मैंने चीज कही कि ये समझ लें, ये जो वेबसाइट पे कंटेंट आ रही है, सारी चीजें, ये कैसल है। ठीक है, और अगर इन अदर वर्ड टेक्निकल टर्म में कहें तो ये एक रियल डॉम है, रियल डॉम। ठीक है, it's built from many smaller parts like bricks for walls, windows for viewing, and banners for announcement. Each of these parts is an element in the DOM. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो इसने छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स बताए ना, स्मॉलर पार्ट्स को क्या समझ लेते हैं हम अपने कंपोनेंट्स। ठीक है, जब स्टार्टिंग में हमने देखा था तो हमने क्या सीखी थी चीज की, जो इतनी बड़ी ये वेबसाइट है, ये नैप बार है, ये यहाँ पे अलग चीज आ रही है, अगर मैं नीचे जाऊं तो ये कुछ यहाँ पे फुटर आ रहे हैं, तो ये तीनों चीजें क्या, या क्या ये एक ही पूरा पेज है? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। ये अलग कुछ टुकड़ा है, ये अलग चंक है, ये अलग कंपोनेंट है। ठीक है, ये बटन अलग होंगे, ये ड्रॉप डाउन जो आ रहा है मेरे पास, ये ड्रॉप डाउन ये अलग होगा, ये अलग चीज हीरो सेक्शन अलग होगा, ये फुटर्स अलग होगा, क्योंकि ये क्या स्मॉल पीसीज हैं। ठीक है, अब उनको हम कह लें दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, विंडोज हैं, वो हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, बट ये क्या है, स्मॉल पार्ट्स, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया, लाइक ब्रिक्स फॉर वॉल्स, विंडोज फॉर व्यूइंग, बैनर्स फॉर अनाउंसमेंट, एंड ईच ऑफ दीज पार्ट्स इज एन एलिमेंट इन द डॉम। अब ये क्या चीज है, इसका मतलब है कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ फिर से, कि ये पूरा हमारे पास एक कैसल है, कैसल कह लें, घर कह लें, ये पूरा एक घर है। ठीक है, और इसमें ये जितने भी हमारे पास ये आ रही हैं चीजें, नैव बार आ गया, हीरो आ गया, ये नीचे फुटर आ गई, ये सब क्या है, इसके टुकड़े हैं, यानी कि दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और ये जो सारे ही टुकड़े हैं, ये जो पूरा एक वेबसाइट है, ये किसका पार्ट है, ये सब हमारे पास डॉम का पार्ट है। ठीक है, अब ये डॉम क्या है भाई, डॉम है हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कितनी सारी चीजें आ रही है मेरे पास, ये देख रहे हैं, इनपुट की फील्ड डिव। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो, अगर नीचे जाऊं थोड़ा सा, ये देखें मेरे पास जावास्क्रिप्ट इसके अंदर एम्बेड हो रही है। ठीक है, स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू, और बहुत सारी चीजें, तो ये बेसिक पूरी क्या है, ये पूरी एक तरह से कह लें एक डॉम स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसको जो है ना मैनिपुलेट करता है, मतलब कि यानी ब्राउजर जो है ना इसको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, और अगर हम प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ, प्योर एचटीएमएल और प्योर एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से अगर हम वेबसाइट बनाए, तो वहां पर हमें खुद से डॉम को मैनिपुलेट करना पड़ता है। जैसे रिएक्ट के अंदर या नेक्स्ट जेएस के अंदर तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पर ये जेएसएक्स रिटर्न कर रहे हैं ना, उस दिन हमने आपको एक चीज कही थी कि जब हम डॉम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे जेएसएक्स कितना जरूरी है और इसने कितनी आसान कर दी है जिंदगी को। ठीक है, कि रिएक्ट जब आया तो रिएक्ट ने हमारे पास कॉन्सेप्ट दे दिया इस जेएसएक्स का, और इस जेएसएक्स ने कहा कि भाई अब क्या होगा, कि अब आपका जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और ये जो सीएसएस है, ये एक साथ एक ही फाइल में विद इन वन लाइन भी हम जो है ना, विद इन वन पैराग्राफ भी जो है ना, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ चेंज के साथ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करना, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। जैसे देखें, ये क्लिक कर दिया, बट अगर इन केस मुझे इसको करना होता रियल डॉम में, तो आप यहाँ पे जब मैंने इंस्पेक्ट किया था, तो आपने देखा था कितने सारे स्क्रिप्ट के टैग लगे हुए थे यहाँ पर। ये देख रहे हैं, स्क्रिप्ट के टैग लगे हुए हैं, ये देखें क्या लिखा हुआ है, टाइप क्या है, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, सोर्स आ रहा है, स्क्रिप्ट का टैग लगा हुआ है, ये देखें, ये सब कुछ हो रहा है। ये सारा काम है प्योर डॉम के साथ जब हम काम करते हैं, प्योर डॉम मैनिपुलेशन जब हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं रियल डॉम मैनिपुलेशन।
ठीक है। तो ये सारा काम हो रहा है जब एक समझ ले एक जो रूट है ना वेबसाइट की, ठीक है, जो जब से वेबसाइट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, तब से लेके आज तक जो है ना ब्राउजर इसी डॉम के ऊपर चल रहा है, इसी डॉम को मैनिपुलेट कर रहा है। बट जब हमारे पास ये फ्रेमवर्क्स आ गए, रिएक्ट आ गया, सॉरी रिएक्ट तो लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नेक्स्ट जेएस आ गया, बेसिक पीछे इसके रिएक्ट ही चल रहा है, ठीक है, या और भी लाइब्रेरीज है हमारे पास फर्दर फर्दर, ठीक है। तो उन्होंने हमारे पास ये जीएसएक्स का जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना दे दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि ब्राउजर तो अभी भी डॉम पे काम करता है, बट उसको हम जो डेवलपर होते हैं ना, डेवलपर की ये आसानी होगी कि हमें अब डॉम को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम अब ये जेएसएक्स के थ्रू जो है ना बड़ी आसानी से अपना सारा काम जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताएं कि आपको इस रियल डॉम की, इस डॉम की समझ आई है, फिर हम वर्चुअल को तो आगे जाके देखते हैं, इस डॉम की समझ आई है कि क्या है बेसिक सारा चक्कर क्या चल रहा है। सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो कोई भी आप वेबसाइट देखते हैं, कोई भी वेबसाइट, जैसे ये अभी ये जूम की वेबसाइट है आपके सामने है, ठीक है, हर वेबसाइट के जो पीछे एक मेमोरी में, जैसे ही ब्राउजर लोड करता है ना वेबसाइट को, तो मेमोरी में उसका वो एक ट्री बनाता है, ठीक है, मेमोरी में उसका एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कि हम डॉम कहते हैं। बस इतना, इतना ही अगर आप समझ लेना, तो यानी कि जैसे ही मेरा कोई भी वेब पेज लोड हुआ, आप अपने पास कहीं नोटबुक में लिख लें कि जैसे ही कोई, जैसे मैं बोल रहा हूँ उर्दू में ही लिख लें, ऐसे ही लिख लें, जैसे ही कोई वेबसाइट लोड होती है तो ब्राउजर क्या करता है, उस वेबसाइट का डॉम बनाता है। सबसे पहले क्या बनाता है? डॉम बनाता है। कहाँ बनाता है? मेमोरी में बनाता है। डॉम क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का। ये ऐसे ही जैसे मैंने बताया है ना, ऐसे ही लिख लें आप, और उसको ऐसे ही याद करते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। वो जो डॉम स्ट्रक्चर बनाता है ब्राउजर, जैसी वेबसाइट लोड होती है मेमोरी में, वो किस स्ट्रक्चर, यानी कि वो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उस स्ट्रक्चर का, उसका ट्री फॉर्मेट होता है। जैसे एक ट्री बनता है ना, ट्री के अंदर एक रूट होता है, रूट के अंदर ब्रांचेस होती हैं, उनके फिर फर्दर चाइल्ड्स होते हैं। कभी देखा है ना आपने? ट्री इसी तरह बनता है ना, ये देखें, ये ट्री बना हुआ है। ट्री ऐसे ही होता है ना, सबसे ऊपर जो सबसे टॉप पे है वो क्या है? वो उसका रूट है। उसके नीचे उसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं, उसके चाइल्ड्स हैं। जैसे कि हमारी पेरेंट की जो हमारा फैमिली ट्री होता है, वो भी तो इसी तरह से बनता है ना। ऊपर हमारे सबसे पहले फादर हैं, फिर नीचे फिर हम लोग आते हैं, फिर इस तरीके से हमारा फैमिली ट्री बनना शुरू होता है, ठीक है। तो सिमिलरली, जब भी वेबसाइट, आपके पास कोई भी वेबसाइट हो, वो जैसे ही ब्राउजर में लोड होगी, ब्राउजर उसका मेमोरी के अंदर ऐसा ट्री बनाएगा, दैट इज कॉल्ड डॉम। इसको डॉम कहा जाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये कौन बनाता है? ब्राउजर बनाता है। कब बनाता है? जब वेबसाइट लोड होती है। जब वेबसाइट लोड होती है तो कहां बनाता है ये वाला ट्री का स्ट्रक्चर? मेमोरी में बनाता है, रैम में बनाता है, ठीक है, हार्ड डिस्क पे नहीं बनाता। ये याद रखिए। चलें शारून, आगे आगे चलें। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि जब भी कोई ब्राउजर में वेबसाइट लोड होती है, तो उसके पीछे ब्राउजर एक उसका स्ट्रक्चर बनाता है, और वो स्ट्रक्चर ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वो बनता कहां पर है? वो बनता है मेमोरी के अंदर। अब हम इससे आगे चलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जी। आगे चलें। अब हमने एक शुरू में टर्म इस्तेमाल की थी, और अगर मैं ये पिक्चर दिखाऊं तो यहाँ पर भी यूज हो रही है वर्चुअल डॉम। अब ये क्या चीज है भाई? ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि डॉम का फॉल बैक क्या है, ठीक है, तो फिर हमें वर्चुअल डॉम की समझ आएगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर। अच्छा खैर ये आर्टिकल जो है ना मैंने खुद ही से जो है ना थोड़ा शारून, अगर इसमें, अगर अगर आप कर सकें तो एक छोटा सा काम करते हैं। ये ट्री अगर इनको बना के दिखा सके ना, यानी कि फर्ज करें मैं एक 3 कंपोनेंट्स लेता हूँ, एक वेबसाइट लेता हूँ, सिंपल सी वेबसाइट, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। उसमें मैं 3 कंपोनेंट लेता हूँ, 3 चीजें लेता हूँ, H1 H2 H3, और उसको मैं एक पैराग्राफ में रखता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ इसका जरा इनको एक डॉम ट्री बना के दिखाएं कि कैसे बनेगा डॉम ट्री मेमोरी में। कोड के थ्रू सर दिखा दूं या? कोड, कोड के थ्रू नहीं सर, इनको पहले चलें, पहले कोड में बना दें। कोड में एक एचटीएमएल बना दें, सिंपल एचटीएमएल बनाएं, ये सब छोड़ दें, समझ लें कि ये कोई रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ एक ठीक है, एचटीएमएल बना के दिखा दें इनको। ठीक है सर, ठीक है। हाँ। अच्छा तो मैं अपने पास यहाँ पर जो है ना एक पेज बना देता हूँ जल्दी से। एक सिंपल सा पेज जिसके अंदर H1 H2 H3 हो, और एक पैराग्राफ के अंदर हो, बस वो इनको हमने बना के दिखाना है, दैट्स इट। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना
एक डिव बना दी, और डिव के अंदर जो है ना मैं H1, ठीक है, इस H1 के अंदर H2, और इस H2 के अंदर पैराग्राफ। सर मेरे ख्याल से शायद ये खराब हो गए। नहीं नहीं ठीक है शारून, बस इसी एक तरह एक से। ही एलिमेंट। हाँ नहीं नहीं, कोई एक एचटीएमएल बना दें, एचटीएमएल बना दें। मैं कोई ये नहीं कह रहा आपसे कि आप इसको वो रिएक्ट जेएस बनाए या नोट, सिर्फ सिंपल प्लेन एचटीएमएल ऐड कर लें। ठीक यानी है कि ये ये। सब हटा दें, ये सब हटा दें, जितना भी सब कुछ आपने लिखा है ये सब हटा दें। अच्छा। सिर्फ वो बॉयलर प्लेट जनरेट करा के सिर्फ एचटीएमएल प्रिंट कर दें। अच्छा सिर्फ HTML। हाँ अच्छा मैं सर एक्चुअली यहाँ इसमें हूँ ना फ्रेमवर्क में, तो इसमें .html की फाइल ठीक है। क्रिएट भी करूंगा तो कोई रेंडर शायद ना कोई हो। अच्छा, चले अच्छा एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, रुकिएगा एक सेकंड रुकिएगा। जी जी। मैं एमएस पेंट में इन लोगों को यार दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको यार। शारून मैं अगर आपको। इनको ये अगर समझ आ गया ना इनको, तो इनको सब कुछ समझ आ जाएगा। जी जी अच्छा बिल्कुल। जी, अच्छा जी, देखे मैं मुझे अगर स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स देना शारून। जी जी सर मैंने कर दिया, आप दें। दे दिए, मैं एक मिनट समझा देता हूँ। बस ये सिंपल सी चीज है, कोई बहुत ज्यादा इसमें आपको ना जान मारने की जरूरत नहीं है। देखें ये होता है, इसको कहते हैं डॉम ट्री या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, यानी कि जब हमारी कोई भी वेबसाइट लोड होती है, तो उसके पीछे उस वेबसाइट की, अच्छा वेबसाइट जब ब्राउजर में आती है तो वेबसाइट की क्या चीज आती है ब्राउजर, कभी आप लोगों ने सोचा है क्या चीज आती है ब्राउजर में? उसकी एचटीएमएल आती है। क्या आती है पीछे ब्राउजर में जब हम उसका व्यू सोर्स करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे व्यू सोर्स करता हूँ। लेट्स से कि जी जनाब हमने यहाँ पे इसका एक व्यू सोर्स लिया, कोई भी वेबसाइट ली, yahoo.com ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप ये आपके पास ये वेबसाइट लोड हुई, आप इसको इंस्पेक्ट करें जरा, बल्कि पेज सोर्स करें इसका। तो इस वेबसाइट की क्या है आपके पास, ये सारी एचटीएमएल आ गई। यानी कि ब्राउजर ने रिक्वेस्ट दी, मैंने जब एड्रेस दिया yahoo.com का, तो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट दी याहू के सर्वर को, याहू के सर्वर से क्या चीज आई, एचटीएमएल इसकी फैच होके आ गई। ये एचटीएमएल मेमोरी के अंदर कैसे मैप हुई है? मेमोरी में इस तरह से थोड़ी लिखी है, मेमोरी में इसके पीछे ब्राउजर ने इसका एक डॉम ट्री बनाया है। किस तरह का डॉम ट्री बनाया है? इस तरह का जैसा कि ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसमें, ये देखें। ये इस ट्री बनता है, डॉक्यूमेंट डॉक टाइप डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल रूट एलिमेंट होता है यानी रूट नोड होती है, उसके नीचे हेड होता है, फिर बॉडी होती है स्टार्ट टैग, फिर यहाँ पर क्या होगा उसका टाइटल होगा, फिर एचरेफ होगा टाइटल के अंदर, फिर एलिमेंट होगा, फिर उसके अंदर H1 होगा अगर आपने लगाया हुआ, ये जस्ट एग्जाम्पल आपको बताने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या क्रिएट होता है, एक ट्री बनता है पूरी एचटीएमएल का। पूरे एचटीएमएल जो फैच होके आई है ना अभी, जो मैंने व्यू पेज के अंदर आपको दिखाई है, उस पूरी एचटीएमएल का इस तरह से एक ट्री बनता है मेमोरी के अंदर। जैसे फैमिली ट्री हमारा होता है, इस तरह का वो ट्री बनता है मेमोरी के अंदर। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, चलें शारून अब कंटिन्यू करें, मैं शायद जी समझा सर। सका हूँ। ठीक है, जी मैं स्टॉप बिल्कुल। करता हूँ, अब आप करें, अब आप समझाएं। तो सर ने विजुअलाइज करवा के भी आपको बहुत अच्छे से समझा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है शारून। ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि भाई ये डॉम के क्या फॉल बैक्स थे जो वर्चुअल डॉम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, हाउ एवर द रियल डॉम, एक सेकेंड, हाउ एवर द रियल डॉम हैज अ वीकनेस, it can be slow to update, especially with complex websites. Imagine constantly rebuilding sections of the castle for every little change. इससे आपको कुछ गैस हुआ? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डॉम है ना, ये जो डॉम होती है हमारे पास, फिलहाल तो आई डोंट नो कि ये जूम किसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। बट अगर हम समझ लेते हैं, इसको एज्यूम कर देते हैं, ये जो मेरी जूम की वेबसाइट है ये प्योर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो है ना बनी हुई है, प्लेन बिल्कुल, ठीक है। इसमें कोई भी फ्रेमवर्क नहीं, कोई भी कुछ नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें रियल डॉम का सारा मैकेनिज्म है, इसमें कोई भी मतलब इसमें डॉम मैनिपुलेशन जो है ना डेवलपर खुद से कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी हमारे पास जो है ना थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है। वो खुद से सब कुछ करना पड़ रहा है डेवलपर को, ठीक है। तो इसमें क्या फॉल बैक होगा उस वाली डॉम के अंदर, कि अगर लेट सपोज मैं अपना ये कह लें कि अगर ये मैं जूम का एम भी हटाऊंगा ना, जूम का एम भी हटाऊंगा ना, तो क्या होगा, जैसे आपने आपको जो सर ने अभी ट्री दिखाया था ना डॉम का, इतना बड़ा ट्री, वो तो चले
बस एक समझ लें कि HTML का एक मेन रूट आप समझ लें। लेकिन जब इसके अंदर मल्टीपल आगे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो समझे आप कितना बड़ा ट्री होगा, और उसमें फिर जब उसके साथ जावास्क्रिप्ट भी इंजेक्टेड होगी, ठीक है, तो और भी सारे लॉजिक्स हो रहेंगे। तो उससे क्या होता है, रियल डॉम क्या करती है कि जब भी अगर एक ये लेटर भी चेंज होगा ना इसके अंदर, हमारी कोड के अंदर ही कह दें, या अगर लेट्स सपोज को यूआई पे यूजर इंटरेक्शन करता है, ठीक है, तो क्या होगा, दोबारा से पूरी जो है ना डॉम बनती है, दोबारा से डॉम क्रिएट होती है फॉर एवरी लिटिल चेंज। जैसे अगर हम इसको थ्योरी से भी पढ़े तो क्या लिखा है, हाउ एवर द रियल डॉम हैज अ वीकनेस, क्या वीकनेस है, इट कैन बी स्लो टू अपडेट, स्पेशली विद complex websites. Imagine constantly rebuilding sections of the castle for every little change. कैसल आप समझ लें कि वेबसाइट, ठीक है, कैसल का मतलब, क्योंकि हम ऊपर से कैसल की एग्जांपल लेके चल रहे हो, तो यहाँ पर भी कैसल ही मेंशन है, बट कैसल आप समझेंगे वेबसाइट के एवरी फॉर एवरी लिटिल चेंज के लिए ना, जो हमारी डॉम होती है ना, वो क्या होती है, रीबिल्ड होती है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होती है, ये स्लो टू अपडेट भी होती है, यानी कि कुछ भी आपने अपने कोड में अपडेट की तो जाहिर सी बात है वो देर से होगी, इसका मतलब कि वो स्लोली उसको अपडेट करती है, ठीक है। तो मेन जो डॉम का फॉल बैक है ना वो ये है। तो इसके नीचे अगर हम जाएं तो क्या लिखा हुआ है, दैट्स वेयर दैट्स वेयर द वर्चुअल डॉम कम्स इन, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम। वो अनदर टाइम का मतलब कि नीचे अभी हम जाके देखते हैं इसको, ठीक है। तो अभी आप बताएंगे डॉम, मेरे ख्याल से इस फॉल बैक की भी समझ आ गई होगी कि क्या मेन फॉल बैक है। तो सर मैं वर्चुअल डॉम को करूं स्टार्ट? जी जी, स्टार्ट करें शारून, स्टार्ट ठीक है, करें वर्चुअल। ठीक है। कम से कम ये डिफरेंस जरूर बताएं कि जो नॉर्मल डॉम था, जो रियल डॉम था, और जो वर्चुअल डॉम है, उसने किस तरह से उसकी वीकनेसेस को कवर किया। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। तो मेरे ख्याल से वो डिफरेंस मैंने ऊपर बता दिया कि, ओ सॉरी, डिफरेंस ने अभी बताया, अभी सिर्फ मैंने वीकनेस बताई डॉम की। तो अब मैं वर्चुअल बताऊंगा तो उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल क्या है, इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ लेगो हाउस, ठीक है, लेगो हाउस को छोड़ दे, बस समझे हाउस, ठीक है। इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ हाउस, दैट हाउस इज लाइक द रियल डॉम, यानी कि जो रियल डॉम अभी हमने सीखी है, ठीक है, वो हाउस जो है ना, एक समझ ले एक रियल डॉम है जो अभी हमने ऊपर सीखी है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। The actual building blocks that make up a web page. Changing these blocks around one by one can be slow and cumbersome. यानी कि जो हमारा डॉम है ना, जो रियल डॉम है ना, जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया है, जो अभी आपको मैं सारी चीज बता के आऊँ कि जो रियल डॉम है ना, एक हमारा घर है, वो एक रियल डॉम, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ भी छोटे मोटे भी चेंजेस करनी है ना, राउंड वन बाय वन, ठीक है, तो कैन बी स्लो, ठीक है, यानी कि वो एक स्लो प्रोसेस है जो मैं आगे आपको बताया। बट अगर हम वर्चुअल डॉम को ऑन दी अदर हैंड, अगर हम वर्चुअल डॉम को देखें तो वो क्या कह रही है, द वर्चुअल डॉम कम्स इन एज अ ब्लू प्रिंट फॉर योर लेगो हाउस, ठीक है। इट्स अ लाइट वेट कॉपी इन मेमोरी दैट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल हाउस। क्या एक्चुअल हाउस, रियल डॉम। यानी कि जो ये हमारा वर्चुअल डॉम है, बेसिकली वर्चुअल डॉम बेसिक जो है ना हमारा, क्या है, हमारी जो असली असली वाली डॉम है ना, ये जो रियल डॉम है, असली वाली डॉम है, इसका क्या है, ये ब्लू प्रिंट है। और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया वर्चुअल डॉम को, रिएक्ट जेएस ने इंट्रोड्यूस कराया। ये भी याद रखनी है चीज को, वर्चुअल डॉम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, रिएक्ट जेएस ने वर्चुअल डॉम को इंट्रोड्यूस कराया। और बेसिक ये वर्चुअल डॉम क्या है, ये वर्चुअल डॉम जो हमारा असली घर है, असली हाउस है, जो अभी हमने ऊपर देखा, ये असली जो रियल डॉम है, इसका क्या है, ब्लू प्रिंट है। ब्लू प्रिंट किसको कहते हैं, ब्लू प्रिंट यानी कि बिल्कुल सेम एज इट इज कॉपी है, ठीक है, यानी कि वो चीज नहीं है बट एज इट इज कॉपी। अगर मैं इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूं, अभी अभी जेन में आई है, वो ये कि लेट सपोज मेरे पास जो है, लेट सपोज मेरे पास ये मेरा एक जो है ना फोल्डर है, मैं इसको थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड, वो शायद और क्लोज हो गया, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट, ठीक है। लेट सपोज मैंने इसको ज्यादा जूम इन किया है इसलिए ताकि आपको नजर, लेट सपोज मेरे पास ये एक बैकएंड नेक्स्ट जेएस के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, और इसके क्या नीचे लिखा हुआ है शॉर्टकट, और इसका एक जो साथ है ना ये सिंबल सा भी आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो असली फोल्डर है ना, वो मेरे पास कहाँ पे स्टोर है, ये मैं अपनी इसमें जाऊं, ई ड्राइव के अंदर जाऊं, और यहाँ पे आके अगर मैं नीचे जाऊं, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बैकएंड नेक्स्ट जेएस, ठीक है, बैकएंड नेक्स्ट जेएस लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है ना मेरा असली फोल्डर है, ये क्या है, मेरा असली फोल्डर है, और ये जो है ना इसकी मैंने कॉपी रखी हुई है अपने पास, कहाँ पे, डेस्कटॉप के ऊपर। क्यों मैंने अपने पास कॉपी रखी हुई है, ताकि जो भी मैं इसके अंदर चेंजेस करूंगा ना, वो ऑटोमेटिकली जो है ना मेरे पास यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या कॉपी है, इसका अगर मैं आपको साइज दिखाऊं
प्रॉपर्टीज में जाके अगर मैं इसका आपको साइज दिखाऊं, जनरल में अगर जाऊं साइज, और इसका साइज आप देखें 1 KB भी इसका इसका जो साइज है ना 4 KB है। जैसे इसका जो साइज है ना इस कॉपी का वो क्या है 4 KB है, ठीक है। बट अगर मैं इसका रियल साइज देखूं यहाँ पर जाके, अगर मैं इसका रियल साइज देखूं, ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाऊं और इसका अगर मैं रियल साइज यहाँ पर जाके देखूं, तो आप देखें अभी कैलकुलेट ही होता जा रहा है। ये पता नहीं कितना इसका बड़ा साइज है असल में, आई थिंक सो 349 MB बना है। और अगर मैं देखूं और कितनी फाइल्स कंटेन कर रहा है, 18,000 समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर उसका आपको मैंने साइज दिखाया तो वो कितना बन रहा था, जस्ट 4 KB। क्या बना, जस्ट 4 KB। तो इसी तरह से ये क्या है, ये कॉपी है हमारे उस रियल वाली फोल्डर की। इसी तरह से वर्चुअल डॉम भी डॉम की जो है ना कॉपी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट्स अ लाइट वेट कॉपी। लाइट वेट का क्या मतलब है, यानी कि बिल्कुल कम मेमोरी के अंदर कॉपी है, इन मेमोरी दैट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल हाउस, यानी कि वो दिखने में बिल्कुल उसकी तरह की है, रियल डॉम की तरह की है, लेकिन उसकी कॉपी है। अगर मैं आपको विजुअली भी दिखा दूं तो देखें ये रियल डॉम है और ये जो वर्चुअल डॉम है, आप देख सकते हैं, आप हर एक नोड जो है ना बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसे कनेक्शंस हैं, बिल्कुल एक जैसी हायरार्की बनी हुई है, बिल्कुल एक जैसा ट्री बना हुआ है। बट ये दोनों चीजें जो है ना, ये जो है ना बेसिक, ये इस डॉम की जो है ना कॉपी है। और कैसी कॉपी है, लाइट वेट छोटी कॉपी है, जिसका कोई भी इतना ज्यादा बड़ा जो है ना कहने के ज्यादा जो है ना अमाउंट नहीं है, ठीक है, जो कि बिल्कुल कम स्टोरेज जो है ना कंज्यूम कर रही है, ठीक है। और वो कहाँ पर हमारे पास बेसिक होती है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, लाइट वेट कॉपी कह लें, ब्लूप्रिंट कह लें, एक ही बात है, ठीक है। और ये क्या है, वर्चुअल डॉम बिल्कुल रियल डॉम की तरह की दिखती है, बस ये लाइट वेट है, हल्की है उससे, ठीक है। अब इसके फायदे क्या है, फायदा इसका ये है कि व्हेन यू वांट टू मेक चेंजेस टू द हाउस, you first update the blueprint virtual DOM with the new design, then react दी लेगो बिल्डर। लेगो बिल्डर कुछ भी नहीं है, ये लेगो बस ऐसे लिखा हुआ है, बिल्डर को आप समझ लें कि जाने की जो रेक्ट है ना, रेक्ट एक तरह से समझ में बिल्डर है। घर बनाने के कंस्ट्रक्टर होता है ना, बिल्डर होता है ना, तो रेक्ट समझ लें वेब पेज को डिजाइन करने के लिए एक बिल्डर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जब हम रेक्ट में काम करें तो देन रिएक्ट इन दिस केस कंपेयर्स द ओल्ड and new blueprint and figures out the most efficient way to update the real house, यानी कि real DOM with मिनिमल चेंजेस। अब ये मैंने काफी बड़ा सारा लिख दिया, लेकिन मैं इसको वर्ड बाय वर्ड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या क्या है, मैंने ये कहा है कि बेसिक ये जो वर्चुअल डॉम है ना, ये क्या है, इसका ब्लूप्रिंट है, रियल डॉम का ब्लूप्रिंट है, यानी उसकी एक लाइट वेट कॉपी है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ये क्या करती है कि जब भी हम अपने कोड में कोई चेंजेस करते हैं, पहले मैं आपको ऊपर फॉल बैक बता के आया हूँ डॉम का। डॉम का फॉल बैक ये था, एक लफ्ज भी अगर ये एक हम करेक्टर भी चेंज करें तो दोबारा से पूरी डॉम न्यू से फ्रॉम स्क्रैच जो है ना दोबारा से पूरी डॉम बनती है, ठीक है। लेकिन अगर ऑन दी अदर हम वर्चुअल डॉम को देखो तो वर्चुअल डॉम क्या करती है कि जब भी when you want to make changes to the house, जब भी हम अपने वेबसाइट कह लें, हाउस कह लें, उसमें जब हम चेंज करना चाहेंगे तो फर्स्ट क्या करेगी, यू फर्स्ट अपडेट दी ब्लूप्रिंट, यानी कि ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट क्या करती है कि जो हमारी वर्चुअल डॉम होती है, जो कि रियल डॉम की कॉपी होती है, पहले उसको चेंज करती है, यानी कि उसमें जो है ना चेंजेस को लाती है, ठीक है। और फिर वो उसमें जो भी चेंजेस आती है ना, वो वाली जो ब्लूप्रिंट होता है ना, वो जो हमारा रियल डॉम होती है ना उसके साथ क्या करवाती है, कंपेयर करवाती है। अगर मैं आपको आगे पढ़ के दिखाऊं तो क्या लिखा है, देन रिएक्ट इन दिस केस कंपेयर्स द ओल्ड एंड न्यू ब्लूप्रिंट। अब ये ओल्ड एंड न्यू ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये जो हमारा वर्चुअल डॉम बना हुआ है ना, एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है जो कि बिल्कुल इस डॉम की कॉपी है, ठीक है। तो जब भी हम अपने कोड के अंदर चेंजेस करेंगे ना तो एक नया ट्री बनेगा, ठीक है। वो जो एक नया ट्री हो जाएगा ना, लेट्स सपोज ये समझ लें यहाँ पर एक एज्यूम कर लें एक न्यू ट्री बना है, जब अपने कोड में हमने चेंज किया है, ये जो न्यू ट्री बना है ना यहाँ पर, ये जो न्यू ट्री बना है यहाँ पर, वो ट्री को जो है ना रिएक्ट कराएगी इस वाले ट्री से, यानी कि ओल्ड वाले से क्या करवाएगी, कंपैरिजन करवाएगी। कंपैरिजन समझते हैं ना, यानी कि दोनों का आपस के अंदर जो है ना कंपेयर करवाएगी इन दोनों को। अब वो कंपेयर करवाने का मकसद क्या होगा, उसका कंपेयर करवाने का इन दोनों ट्रीज को मकसद ये होगा कि जो भी इस नए वाले ट्री में चेंज हुआ है ना, जो भी इस नए वाले ट्री में चेंज हुआ है वो इस पुराने वाले ट्री के अंदर वो कर देगी, और फिर ये वाला जो पुराना ट्री है ना, ये इसको, ये मतलब ये जो है ना, ये और ये वाला जो ट्री है ना, इसको फिर रेक्ट जो है ना आपस में कंपेयर करेगी, और फिर क्या रिएक्ट करेगी कि दोबारा से पूरी नई डॉम नहीं क्रिएट करेगी।
जो भी इसके अंदर स्पेसिफिकली चेंज हुआ होगा वो इसके अंदर जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर देगी। तो इससे क्या हमें फायदा होगा कि हमारी ये जो डॉम है ना वो दोबारा से नहीं बनेगी। जैसे हमने रियल डॉम का देखा ना, जो मसला था कि दोबारा से रियल डॉम बन रही थी, ठीक है, लेकिन इसमें दोबारा से रियल डॉम नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्ट देखेगी कि भाई ये जो हमारे पास हल्की कॉपी पड़ी हुई है, ब्लू प्रिंट है इस डॉम का, वो क्या करेगी, वो जो भी चेंजेस होंगे इसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। और फिर बाद में इन दोनों को कंपेयर करके जो भी इसके अंदर चेंज होगा ना, यानी कि जो चीज इसमें नहीं होगी, इस रियल डॉम में नहीं होगी बट इसके अंदर चेंज हुई होगी, वो उस चीज को इसके अंदर जो है ना रिफ्लेक्ट करवा देगी स्पेसिफिकली। तो पूरी डॉम हमारी नहीं बनेगी, जिससे हमारा जो वेब पेज होता है जब हम रेक्ट पे काम करते हैं तो फास्टेस्ट होता है, मतलब कि उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है। सर, सर यासिर। जी 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 शारून, बिल्कुल जबरदस्त सर, समझ आ गया। बेहतरीन तरीके से आपने समझाया। मैंने जैसे पार्टिसिपेंट्स को कहा है कि ज़ाहिर है ये थोड़ा सा हैवी टॉपिक है, ठीक है। हमने पहले अर्ज किया था कि नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस ये वो चीजें हैं कि इसके लिए आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। थोड़े से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ये एक दफा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, यही चीजें हैं जो ये शारून बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके बना रहे हैं। अगर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए और आपको ये वर्चुअल डॉम और नॉर्मल डॉम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको यूज इफेक्ट समझ में आ गया, आपको यूज डेटा समझ में आ गया, तो मैं खुद मैं मेरे से बल्कि लिखवा ले, मैं भी आपको साइन करके देने के लिए तैयार हूँ कि आप नेक्स्ट जेएस में कोई मसला नहीं होगा आपको। आपको सब कुछ पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए इसके ऊपर हम टाइम लगा रहे हैं। हमें पता है ये वीकनेस है। हमें पता है कि ये जो स्टूडेंट्स जो वहां पर जो नहीं समझ पा रहे ना, उसका मसला ही यही है कि उनको पहले तो बेसिक फंडामेंटल ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि डॉम क्या होता है और वर्चुअल डॉम क्या होता है, और पीछे सारा गेम यही हो रहा है। वो परेशान होते हैं फिर वो। आप कैसे एक नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बना पाओगे कि जब आपको पीछे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है? आप कैसे अपनी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को एनहेंस करोगे जब आपको यही नहीं पता कि यूज डेटा कब यूज करना है, यूज इफेक्ट कब यूज करना है, और कितनी दफा यूज इफेक्ट यूज करना है, और यूज इफेक्ट से होता क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन मॉडल क्या होता है, और उसकी सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होती है। ट्री कैसे बनता है, वर्चुअल हाँ वीडियोस होती हैं उसके थ्रू हाँ। बता रहे होते हैं, ठीक है। जी जी तो आप जी उसको भी देख सकते हैं कि वर्चुअल ड्रॉम ट्रीज कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उसमें हम्म आपको जरा थोड़ा वर्चुअली और अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये दिखा है रिएक्ट एंड दी वर्चुअल डॉम, ठीक है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा होगा, तो इसका आप शायद लेटर ऑन देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे कोई अच्छी वीडियो मिलेगी तो मैं ग्रुप में जो है ना शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वैसे तो इसमें दो तीन चीजें और भी होती हैं बट मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत हो चुका है, यूज इफेक्ट हो गया, वर्चुअल डॉम डॉम हो गई है। तो फिर ऐसा ना हो कि पिछली चीजें भी ना। प्लेसेस ले आइए, कोई भी 5 प्लेसेस दुनिया में जहां पे आप जाना चाहते हैं, जहां पे भी जाना चाहते हैं, आपको अच्छी लगती है भाई। हम जाना चाहते हैं, जैसे हम भी घूमते हैं जाते हैं भाई, मरी चले गए, कोई कह रहा है मैं वहां चले जाऊंगा, सवात चले जाऊंगा, कोई कह रहा है जी मैं दुबई चले जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं यूएसए चला जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं यूके चला जाऊंगा, कोई ऐसी होती है ना प्लेसेस होती हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि आप अपनी वो 5 प्लेसेस जहां पर आप जाना चाहते हैं, उनका जिस जगह पर आप बैठे हुए करंट जिस जगह पे बैठे हैं, जाहिर है अपने घर में बैठे होंगे ना भाई, कोई ऑफिस में बैठा होगा, कोई स्कूल में बैठा होगा, कोई यूनिवर्सिटी में बैठा होगा, इस वक्त सारे घर में ही बैठे होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जिस जगह आप बैठे हुए हैं वहां से उन 5 जगहों का डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता दें कि कितना डिस्टेंस होगा। और जिसका कम डिस्टेंस होगा जिस जगह का, उसको पहले नंबर पे प्रिंट कराएं, जिसका उससे कम होगा उसको दूसरे नंबर पे प्रिंट कराएं, जिसका उससे कम होगा उसको तीसरे नंबर पे प्रिंट कराएं, जिसका उससे कम होगा उसको चौथे नंबर पे प्रिंट कराएं, जिसका उससे कम होगा उसको पांचवें नंबर पे प्रिंट कराएं। वहां से अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपनी पसंद की जिस दुनिया में जिन 5 जगहों पे जाना चाहते हैं वहां का मुझे डिस्टेंस बता दें कैलकुलेट करके, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? एक मैं चीज आपको ये बता सकता हूँ, हिंट में ये दे सकता हूँ कि आपके नेविगेटर का एक आपका ब्राउजर का एक फंक्शन होता है, उसको कहते हैं नेविगेटर, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। ये जेनेरिक फंक्शन होता है, जो चाहे आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, चाहे आप नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हो, चाहे रिएक्ट जेएस यूज कर रहे हो, चाहे जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, चाहे कुछ भी यूज कर रहे हो, उसके अंदर ये आपको ब्राउजर ये फंक्शन देता है। जैसे ब्राउजर आपको फंक्शन देता है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट रूट बाय एलिमेंट, ये जो मेथड देता है आपको, इसी तरह ब्राउजर आपको नेविगेटर का एक पूरा ऑब्जेक्ट बना के देता है। उस नेविगेटर के ऑब्जेक्ट के अंदर आप गेट जियो लोकेशन करेंगे तो वो आपको करंट लोकेशन जहां पे आप बैठे हुए हैं उसके आपको कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में दे देगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना होगा, उन जगहों के 5 जगहों के जो जिन जगहों जिनको आप घूमना चाहते हैं दुनिया में, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे।
मिल जाएगा, मिल जाएगा, रिटर्न फॉर्म में भी दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, बस ये सिंपल कहने का मकसद था। और अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप